अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक गुजरी है ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरती है अगर ख़ास तौर पे आपकी परवरिश में दोनों पेरेंट्स का हाथ हो, माँ का भी और बाप का भी। कहते हैं मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए होते हैं, लेकिन हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि माँ बाप गाड़ी के दो पहिए होते हैं, क्योंकि मियाँ बीवी सिर्फ मियाँ बीवी ज़िंदगी की गाड़ी नहीं चलाते, बल्कि एज पेरेंट्स भी बच्चों को चलाते हैं। और बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं कपल्स की आपस में बच्चों की परवरिश को लेकर। कभी कपल्स में से कोई एक गुड कॉप बनता है, कभी कोई बैड कॉप बनता है, और उसी से अच्छे और बुरे से, गुस्से और प्यार से, मोहब्बत और थोड़ी सी हेट से कभी कभार बच्चों को सुधारना पड़ता है। और उस सुधार का सेहरा फिर पेरेंट्स को ही जाता है, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा असासा लगता क्या है भी उनकी औलाद है। चाहे वो कितनी जायदाद बना लें, कितनी ही मेहनत करके, कितनी ही बिजी रहकर अंपायर्स खड़ी कर दें, लेकिन अगर उनके बच्चे सही राह पे नहीं चलेंगे और अपने पैरों पे खुद खड़े नहीं हो पाएंगे, और वो जो वो बनाना चाहते हैं अपनी औलाद को, या वो औलाद किसी कोई अहम चीज़ ज़िंदगी में करना चाहती है, अगर वो पा लेती है, सो माँ बाप को लगता है कि उनकी तरबियत और उनकी परवरिश जो है वो रंग लाई है। कभी कभार जो बच्चे होते हैं बड़े चालाकी करते हैं, बड़े फ़ायदे उठाते हैं। अब्बू डांटते हैं तो अम्मी के पीछे छुपते हैं, अम्मी डांटती हैं तो अब्बू से शिकायत लगाते हैं। और कभी कभार वो अम्मा अब्बा के बीच के जो इख्तलाफात होते हैं उनका सहारा लेते हैं और यूँ कन्यों से बच के निकल जाते हैं। तो अगर आगे चलकर फिर उनको बेयर करनी पड़ते हैं वो सर्कमस्टांसेस, जिसकी साजिश की वजह से वो यहाँ कामयाब नहीं रहे ज़िंदगी में। सो बहुत सारे अक्सर हम ये कहते हैं, हमने हर बात पे अपने पेरेंट्स की, जब हमें शऊर नहीं था, जब हम छोटे थे, तो हमने अपनी हर बात जो भी हमारे पेरेंट्स ने कहा, जो हमारे पेरेंट्स ने हमें दिखाया, समझाया, बताया, हमने वही सही समझा, उनसे इंस्पायर्ड रहे, उनको आइडियल बनाया, जो कि बहुत हद तक सही भी है। पेरेंट्स आपसे बहुत मुखलिस होते हैं और वो आपको सही गाइडलाइंस देते हैं, लेकिन कभी कभार बड़े भी गलत हो सकते हैं। ज़माना बदल गया है और ज़रूरी नहीं है कि अगर अब्बू कमा के लाते हैं तो जो अम्मी हैं वो जो भी बात कहेंगी वो गलत होगी। नहीं, कभी किसी मामले में अम्मी बिल्कुल ठीक होती हैं और कभी किसी मामले में अब्बू बिल्कुल सही होते हैं। उनकी दूर अंदेशी, उनके अंदाज़े या अम्मी के बताए हुए रास्ते, किस पर अमल करना है। कभी कभार तो वो दोनों रास्ते एक ही होते हैं, क्योंकि अगर अम्मी की अपनी कोई सही नहीं होती, जो अब्बू ने कह दिया अम्मी उसी के साथ लग पड़ी। लेकिन कभी कभार ऐसा भी, और वाइस वर्सा भी हो सकता है, कभी कभार अब्बू की सही नहीं होती और जो अम्मी ने कह दिया उसी रास्ते पे चल पड़े। मगर कभी कभार दोनों पेरेंट्स बड़े स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हैं और बड़े ज़हीन कपल बने होते हैं। तो आदमी की अपनी परसेप्शन होती है, औरत की अपनी परसेप्शन होती है। बच्चों को चूज़ करना है कि कौन से वक्त पर ज़िंदगी में उनको बाप का हाथ पकड़ना है और कौन से वक्त पर उन्हें माँ का दुपट्टा पकड़ना है। सो दोनों चीज़ों को बहुत बैलेंस रखते हुए आप अपनी ज़िंदगी को कार्व कर सकते हैं। तो आज हम इतना मुख्तलिफ टॉपिक लेकर आए, कभी अम्मी सही, कभी अब्बू गलत, कभी अब्बू सही, कभी अम्मी गलत। आज सेलिब्रिटीज़ आपको अपने एक्सपीरियंसेस से बताएंगी कि ज़िंदगी में कौन सी जगह पे अम्मी का जो फैसला है बताया हुआ वो उनके काम आया, और जो अब्बू का बताया हुआ रास्ता है वो उनके काम आया। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ, ताकि आपको एनालाइज करने में आसानी हो कि अभी आपकी ज़िंदगी में आपकी अम्मी सही है या अब्बू। पुप्पो के घर रिश्ता करना है या खाला के घर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपको हमारी स्क्रीन थोड़ी डिफरेंट नज़र आएगी। कुछ ऐसे गेस्ट अंडर वन रूफ मौजूद हैं जिनसे बात करने के लिए मैं तरसती हूँ और मैं कहती हूँ कि आज इनको बुला लो यार, बड़ी अच्छी बातें सुनने का दिल चाह रहा है। तो मैंने कहा आज मंडे है, टॉपिक इतना प्यारा है, तो कुछ ऐसे लोग जो आम लोग मेरे ख्याल से ज़बान से बात करते हैं, ये लोग दिल से बात करते हैं। तो जो दिल की बात है वो दिल पे जाके लगती है, और इसीलिए आज मेरा दिल चाह रहा है इनसे बात करने को और आपका दिल चाहेगा सुनने का। टॉपिक हमारा है कि किस ज़िंदगी में किस मोड़ पे मैंने अम्मी की सुनी और किस मोड़ पे अब्बू की सुनी।
सो इनके पेरेंट्स भी ज़ाहिर है एजुकेटेड रहे हैं और उनकी सुनने में इनको फ़ायदा रहा है ज़िंदगी में। एक तरफ है मेरे नादिया जमील, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब वो दिन आ गए हैं कि आपकी सब सुनते हैं, आप प्रोफेशनली बात करती हैं और आपकी सब सुन रहे होते हैं। और दूसरी तरफ मेरे है कोमल अजीज, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू इतने प्यारे छोटी इंट्रोडक्शन सी के लिए। बिजनेस वुमन है ये, छोटी सी यंगेस्ट बिजनेस वुमन। मेरे सामने देखते देखते एक्टिंग तो करती हैं लेकिन बिजनेस भी करती हैं और मेरे सामने देखते देखते निदा ने grow बहुत किया। सपोर्ट किया है। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह। सो अभी ये दोनों है, तीसरी वाली कहाँ रह गई? तैयार हो रही? तैयार हो। अच्छा, जैसे कि अब मैंने आपको बताया हमारा टॉपिक है कि हमें ज़िंदगी में चाहे हम किसी भी एज में हो, हमें अम्मा और अब्बा की सपोर्ट की, उनकी प्यार मोहब्बत दुआएं और उनकी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, चाहे हम छोटे हों, चाहे हमारी शादी हो जाए, चाहे हम माँ बन जाए। सो आप लोगों से मैं सवाल करूँगी और शुरुआत करूँगी कि कहाँ किस वक्त किसकी ज़रूरत महसूस हुई। हाँ ये फिर नादिया वापस आओ अब यार, मेरी अम्मी को भी गए हुए अभी 3 साल हो गए, तो ये टाइम जो है तो चलता रहेगा, ज़ाहिर है क्या करें, अल्लाह मियाँ ने जो लोग भेजे हैं उनकी अमानत है, वो वापस भी ले लेगा वापस। बस उनकी यादें और उनकी बातें तो रह जाती हैं जो हमें मौका मिलता है कि हम उनका जिक्र करें। बिल्कुल। कोमल तो बहुत छोटी थी, कोमल तुम कितनी फर्स्ट ईयर में थी जब मैं अब्बा की डेथ हुई थी? जी जी। है ना? सो या हम सब एक एक को खो के बैठे हुए हैं अपनी जिंदगियों में। यहाँ से शुरू करूँ? बिल्कुल। हाँ, जी जी। टॉपिक पे आते ज़रा स्लाइड लगाओगे क्या? ओके, तो वहीं से शुरू करते हैं, जज्बाती हो जाते हैं हम अपने मामा। सुबह ओके सुबह। नारिया, तो आपकी लगा रहे हैं एजुकेशन और स्लैश एंटरटेनमेंट, दोनों चीज़ें, यानी आई थिंक सो कि अपने ज़िंदगी में करना क्या है। अब अम्मी मेरे ख्याल में मेरी तालीम स्कूल में डंडा Discipline। बिल्कुल, दैट वाज अम्मी। मैं बहुत शरारती थी स्कूल में, हाँ। कॉन्वेंट में थी और बहुत बागी थी। आए दिन वो सिस्टर के ऑफिस के सामने अम्मी बैठी हुई होती थी शिकायतों की वजह से, क्योंकि मैं भागम दौड़ कर रही होती थी क्लास से। अब्बू अब्बू उनको अल्लाह जन्नत का ऊंचा दर्जा दे उनको। अब्बू ने मुझे, अब्बू को गाने का बहुत शौक था। अच्छा, मेरे भाई ने भी फ़तेह अली खान साहब से गाना सीखा। अच्छा। मुझे भी छोटी सी उम्र में सिखाने की कोशिश की, लेकिन मैं भाग जाती थी। हाँ। गाने का शौक, अब्बू के साथ बैठ के फिल्में देखना, पुरानी फिल्में। जो घर में एंटरटेनमेंट वाला पर्सन था वो अब्बू थे। अब्बू। अम्मी जरा वो थी कि स्टिक लेके सीधे तरबियत देने वाली नहीं होती। और मैं हमें आई थिंक वो बैलेंस मेरी पर्सनालिटी में है, क्योंकि दोनों का फैसला उस लिहाज से ठीक था। हाँ। अगर अब्बू ज़रा पढ़ाई से दूर खींच लेते थे तो अम्मी का डंडा बहुत सख्त था वापस पढ़ाई की तरफ ले जाने के लिए। हाँ। तो और अब्बू मेरे बहुत लेड बैक हैं। अच्छा। थे अब्बू मेरे बहुत लेड बैक थे। अम्मी मेरी डिसिप्लिनेरियन है। अच्छा, तो सेम 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 बिल्कुल सेम है। सो कभी कभार बच्चों को बिगाड़ने के लिए अब्बा होते हैं आगे जी जी। और बच्चों को सुधारने के लिए अम्मा। और जहाँ अम्मा, ये अल्लाह मैंने कितना बैलेंस बनाया है। ये बेटियों के लिए बड़ा अच्छा रहता है। अब्बा जो है वो बिगाड़े और अम्मा सुधारे। यस। हाँ, डॉटर्स के लिए बड़ा अच्छा है ये। या प्रीटी मच आई थिंक वो बाप बेटी का जो एक रिश्ता है वो अब मैं नूर और अली में भी देखती हूँ। हाँ। वो एक बड़ा ख़ास रिश्ता होता है। नादिया, अक्सर हम एक ऐसे उस पर फंसते हैं जब हम बड़े कंफ्यूज होते हैं। एक हमारी ख़ास एज होती है, हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें। हमारे सर्टन क्लास 8 या 9th के बाद एक जगह आती है जहाँ हम ये सोचते हैं कि हम साइंस लें, आर्ट्स लेंगे। एक आम सी बात है, मैं एक आम मासेस के लिए जो भी हमें देख रहे हैं उनको समझ नहीं आता कि हम क्या किस फील्ड में जाएँ। आजकल तो इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हो गई हैं, काउंसलर्स आ गए हैं, इंटरनेट है। लेकिन जिस ज़माने में हम ग्रो कर रहे थे, मैं और नादिया और शायद तुम भी, तब इतना नहीं पता था। हम जो हमारे अम्मी अब्बू कहते थे तो हम उसी राह पे चलते थे। उस वक्त क्या डिसाइड किसने किया? मेरे ख्याल में मेरी अम्मी बहुत इंडिपेंडेंट खातून है। अच्छा। और वो इंडिपेंडेंस उन्होंने बहुत छोटी उम्र में मुझे डाला। 7 साल की उम्र में उन्होंने मुझे एलोक्यूशन में डाल दिया। मैं इंग्लैंड में थी उस वक्त। अच्छा। मैं 12 साल की उम्र तक इंग्लैंड में थी। तो एलोक्यूशन में मुझे मेरा एक रिश्ता बन गया लफ्ज़ों के साथ
अल्फाजों के साथ, लिटरेचर के साथ, शायरी के साथ। हाँ। तो मैं 13 साल की थी जब मैंने अजोका के साथ काम करना शुरू किया। ओए होए। मदिया गौहर हाँ। ने मुझे उठाया, तो और अम्मा की वजह से अम्मा की वजह से। और उसके बाद मेरा जो एक, हम ना ओवर थिंक चीज़ें करते हैं। अब मैं एज अ लाइफ कोच अब बहुत सारे बच्चों के साथ काम करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि वो बहुत अपने हेड ब्रेन को इस्तेमाल कर रहे हैं और ओवर थिंक कर रहे हैं। हमारे 2 और ब्रेन्स भी हैं, एक हमारा कार्डियक ब्रेन है और एक हमारा गट ब्रेन है। तो आई वेंट विद माई गट एंड माई हार्ट, आई डिडंट ओवरथिंक इट सो मच, और आई देखो बिकेम एन कुछ लोग एक्टर। वो वाली बात है, कुछ लोग दिमाग से सोचते हैं, कुछ लोग दिल से सोचते हैं। बिल्कुल। तो नादिया ने जिंदगी में दिल से सोचा। बिल्कुल, अब मैंने अपने तीनों दिमागों को अलाइन करना सीखा है, क्योंकि यहाँ पे कंपैशन है, यहाँ पे क्रिएटिविटी है और यहाँ पे करेज है। ये हुक्मरान है, ये जनरल है, स्ट्रेटजी बनाएगा, तो ये सिपाही है, ये करेगा। अगर आप कर रहे हैं या अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो मसला गट का है। ये बात करने का जो ढंग है, ये अम्मा से सीखा है या अब्बा से? बात करने का ढंग कोई कहीं से पिक करता है ना बंदा, जीन्स में आती है चीज़। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, मैंने कभी ये सोचा नहीं। बात करने का ढंग है मेरा, ये अच्छा लगा मुझे सुन के कि है। आई डोंट नो, आई थिंक दोनों बहुत अच्छा बोलते थे। तो फिर वो उनसे ही पिक। अब्बा फैमिली में, अब्बा ज़रा ज़्यादा मतलब पब्लिक में ज़्यादा खामोश थे। ओके। अम्मी ज़्यादा सोशल हैं, ज़्यादा मेहमान नवाज हैं। आई थिंक एक्टर जब मैं बन रही थी ना, मेरे और भी मेंटोर्स थे ना, शोएब हाशमी मेरे चचा थे। ओके। तो उनसे मैंने बहुत सीखा। सो अब जो शोबिज़ में आने वाला जो एक धक्का है, वैसे तो नादिया अपनी ज़्यादा सुनती होगी। जब आपको इतनी यंग एज में बच्चे को इतना कुछ सिखा देते हैं, तो एक सर्टेन एज पे फिर बच्चा अपना ही सुन रहा होता है कि मेरा इंस्टिंक्ट क्या कहता है। नहीं, और मुझे सपोर्ट बहुत किया दोनों ने। हाँ। आई थिंक अम्मी वॉज वेरी एक्साइटेड। अम्मी को बहुत मेरा अच्छा लगता था, मज़े का लगता था जब मुझे कोई काम मिले, और मैं तालियों की गूंज से बड़ी खुश होती थी। लेकिन अब्बा को मेरे अंदर एक हुनर नज़र आता था। अच्छा। और वो उसके बारे में मुझसे अक्सर बात करते थे। और वो बड़ा इरिटेट होते थे जब मैं स्टेज से दूर हुई हूँ, या जब मैं 8-9 साल कैम्ब्रिज गई हूँ अभी बच्चों को लेके। तो अब्बू को बहुत ज़्यादा कोफ्त होती थी इस बात से कि तुम स्टेज पे क्यों नहीं हो, तुम प्रोडक्शंस क्यों नहीं कर रही हो। यानी अम्मा अब्बा दोनों को ये पसंद था कि हमारी बेटी जो है। बिल्कुल, लेकिन इंकरेजमेंट अब्बा से ज़्यादा मिलती हमेशा। बिल्कुल, इस फील्ड। जी, नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए, कोमल की तरफ चलो। सेविंग्स। हाँ भाई। अच्छा, हमारे घर पे ये था कि अम्मी और अब्बू जो है ना, हाँ। वो पोल्स अपार्ट हैं। अच्छा। यानी 2 लोग जितने ऑपोजिट हो सकते हैं ना, हाँ। हर चीज उन दोनों की ऑपोजिट थी। मैं कभी कभी सोचती भी हूँ कि इन दोनों की अरेंज मैरिज ही हो सकती थी, ऐसी वाली नहीं हो सकती। तो जो अब्बू थे, हाँ। वो इंतहा से ज्यादा शाखर्च, हाँ। और जो अम्मी है वो बहुत ही ज्यादा कंजूस। तो ये देखो ना, जोड़ी अल्लाह ताला बनाता है भाई। बड़ी अच्छा, कंजूस भी नहीं, लेकिन यानी अम्मी को आई थिंक होना पड़ा था ना, होना पड़ा था कि खुले हाथ के इतने। थे। तो अम्मी कहती हैं कि जब अब्बू से शादी भी हुई ना, तो अब्बा ने कहा कि पता नहीं इसको लोन दिया हुआ है, उसको लोन दिया हुआ है, सारे वो कर्जे हंसना। माशाल्लाह उनका दिल बहुत बड़ा था। और ये मैं आगे भी बताऊंगी कि अब्बू बहुत स्पिरिचुअल है, अगेन लाइक बहुत एलिवेटेड और रूहानी, और अम्मी बहुत दुनियावी है। ओके। ठीक है, तो उसी हिसाब से जो स्पिरिचुअल बंदा होता है ना, वो पैसे का उसको कोई मोल नहीं होता। वो कहता है पैसा आती जाती चीज़ है, हम फकीर लोग हैं, आएगा, अल्लाह देने वाला है। अब्बा ऐसे थे, और अम्मी कहती है नहीं, सेविंग्स होंगी, हमारी सिर्फ 2 बेटियां हैं, हमें आगे प्लानिंग करनी है। तो इसमें यही डिफरेंस था। और मैंने आई गेस मेरी जो पर्सनालिटी वो इसी तरह है कि मैंने दोनों का मिक्स लिया है। लेकिन अम्मी का इन टर्म्स ऑफ मनी और सेविंग्स जो है, वो मैंने अम्मी का ज़्यादा देखा है, क्योंकि मुझे लगता है कि माशाल्लाह अब्बू की डेथ हो गई, और अब्बू जो है काफ़ी टाइम तक बीमार रहे थे। तो अम्मी ने जो वो सेविंग्स की थी ना, जो शुरू में, यानी हमारे घर पे जो भी इनकम थी उसका 50% अम्मी सेव कर लेती थी। कितनी अच्छी और इतनी किफ़ायत शौरी से। क्योंकि आई थिंक उनकी एक प्लानिंग थी। देखिए, हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक ये रियलिटी है कि कहा जाता है कि बेटे आपको कमा के देते हैं, बेटियों को तो आप रुखसत करते हैं, राइट। तो वो ट्रेडिशनल थिंकिंग से भी चल रहे थे उस टाइम पे। तो उन्होंने सोचा था कि शायद वो हम मुझे जहेज भी देंगे, लेकिन मैंने बड़े होके कह दिया था कि सॉरी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस मेरी पढ़ाई आप लोगों ने कर दी है,
बहुत है। बट उन्होंने अपनी एक प्लानिंग की भी थी कि हमने अपनी बेटियों पे भी डिपेंडेंट नहीं होना, तो बड़े अच्छे तरीके से अम्मी ने जो है सेविंग करके रखी। और अब और ये गुण तुमने अम्मी से सीखा, जी। सेविंग। और अब्बू जो है वो वही ना, दिल खुला और किताबों का बहुत शौक, तो पता नहीं कभी जर्मनी से किताबें आ रही हैं, कभी फ्रांस से किताबें आ रही हैं। उस टाइम पे जो रेडियोज़ होते हैं, कैसेट्स होती हैं, सारा पैसा खर्च हो रहा है। और घर पे इस बात पे लड़ाई भी हुई है, और आर्ग्यूमेंट, लड़ाई तो नहीं कहेंगे, आर्ग्यूमेंट भी हुई है कि अम्मी ने कहा कि मैं इधर इतनी सेविंग कर रही हूँ कि मैं अंडों पे और दूध पे भी सेविंग कर रही हूँ और जुम्मा बाजार से जाके ले रही हूँ, और आप जो है इतनी महंगी महंगी किताबें। अच्छा, बात भी इतनी क्यूट है, किताबें खरीद के लाते थे। खर्चा भी सारा किताबों पे होता था। बट मेरे लिए पर्सनली मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स किताबें भी बड़ी खूबसूरत चीज़ हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं जो इस दुनिया में आपका दिल करता है पैसा खर्च करने के लिए। लेकिन अब जो हमारी लाइफ है उसमें मैं इतना अच्छा अर्न करती हूँ, मेरी बहन इतना अच्छा अर्न करती है, लेकिन मेरी अम्मी किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। ओके। किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। और अब्बू जब बीमार भी हुए, और अब्बू जो हैं अब इस दुनिया में नहीं भी हैं, लेकिन अम्मी ने अपनी सेविंग्स बना के रखी, अपनी प्रॉपर्टीज़ बना के रखी, और वो अम्मी की वजह से हुआ है। तो मैंने उसको सीखा है। और आई थिंक मैं ऑडियंस के लिए भी ये कहूँगी कि सेविंग्स औरत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये कितनी प्यारी बात है, क्योंकि ये मुझे भी अम्मी से विरसे में मिली। मुझे भी सेविंग्स करना। मुझे भी। आई डोंट नो, औरतों से ही सीख। अम्मी ने कॉलेज भेजा, अम्मी ने शादी करवाई। अबू तो थे कि कि पढ़ो पढ़ो, शादी क्या। हालांकि आई वाज 29 व्हेन आई गॉट मैरिड। अब सेम, अब्बू का एक कमरा था जो उनका बुक्स लाइब्रेरी थी। सेम। और बस जानवर, म्यूजिक, पुरानी फिल्में, किताबें 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 किताबें। हम लोग अक्सर किताबें शेयर करते थे अब्बू और मैं, और इंतहाई रूहानी। और अम्मी प्रैक्टिकल, practical, grounded. They have to study, they have to go to college. मुझे आप लोगों से ये भी पूछना, मैं अपनी तीसरी गेस्ट को बुलाऊं तो मैं आप तीनों से ये भी पूछना चाहती हूँ कि फिल्टर कैसे किया कि मुझे ये वाली बात अब्बू की माननी है, ये वाली बात इस वक्त अम्मी की मांगनी। तो आइए बुलाते हैं उरूसा सिद्दीकी हमारे साथ में। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाउ आर यू? बड़ा अच्छा मेकअप हुआ है ना? तुमने देखा था ना बिफोर एंड आफ्टर? एयर वाई का मेकअप डिपार्टमेंट इज वाकई में मोस्ट, जिसे कहते हैं ना, एफिशिएंट। टाइम मैनेज करना, स्ट्रेस मैनेज करना, उसी में आपका सुबह का जो मुंह होता है उसको निकाल के ये मुंह लेके आना। लवली प्रैक्टिस है। थैंक यू शाहीन बाजी। यही लाइफ से चलता है। बाकी भी जगहों पर यहाँ का बेस्ट ऑन अ डेली और हाथ बेसिस होला रखते हैं। they don't plaster you with makeup. Yeah. They just क्या बात है। आज आपके लिए 5 stars. Good job, यार, bye. 5 स्टार्स। अच्छा, ब्रेक के दौरान शहजादी तुम मेरे बाल सही कर देना जरा। यार भाई की तारीफें हो गई। तारीफ ज्यादा हो गई। थैंक यू। अच्छा, तो मैंने ये आज, जैसे हम आपको पता है टॉपिक अम्मा अब्बा से रिलेटेड है, और कभी जिंदगी में हमने अम्मा की सुनी है, कभी अब्बा की सुनी। मैंने आपके आने से पहले उरूसा ये सवाल किया था कि कैसे फिल्टर किया कि अब मुझे अम्मी की माननी है, अब मुझे अब्बू की माननी है, क्योंकि हमारे घर में भी यही कहानी थी कि अम्मा अब्बा की सोचें बिल्कुल मुख्तलिफ होती थी ज़िंदगी को लेकर, तो हमें फ़िल्टर करना पड़ता था। अब हमारे लिए क्या बेहतर है? अच्छा, मैंने तो इस तरह से फिल्टर किया। सॉरी, आप इनसे पूछिए। हाँ, पूछिए। मैंने सबसे पूछा। ये जनरल क्वेश्चन मैं सबसे पूछा है। मैंने तो इस तरह से ऑनेस्टली बताऊं, उनके लाइफ लेसन्स, क्योंकि उनकी ज़िंदगी मेरे सामने ही गुजरी और अब टाइम हो गया है, आई एम इन माई 30s, तो मुझे वो जो 20s का जो मेरी ज़िंदगी गुजरी उसमें मैंने देखा है कि जैसे मैं आपको कह रही हूँ ना कि अब्बू ने सेविंग्स में इतना नहीं था और अम्मी का था, लेकिन मैंने अब जो मैं ज़िंदगी की रियलिटी देख रही हूँ और जिस तरह से मैं अम्मी की माशाल्लाह लाइफ देख रही हूँ कि वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, तो मैंने उससे सीख लिया कि भाई औरत यही वाली बनना है जो इंडिपेंडेंट हो। और अब्बू की भी अच्छी बात है कि हाँ, पैसे को सेव ना करें और सारे के सारे आप किताबों पे खर्च कर दें, खूबसूरत बात है, लेकिन मुझे लाइफ को देख के पता चला कि ये प्रैक्टिकल मेरे हिसाब से अब देखिए, जैसे फॉर मैं मिसाल दूं, तुम लोग मेरा शायद सवाल नहीं समझे, जैसे मेरे अब्बा जो हैं वो फ्रेंडली हैं, ज़्यादा लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं। मेरी अम्मी थोड़ी सी दिए लिए थी, थोड़ी स्ट्रिक्ट थी, तो मैंने अब्बा की, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी तो मैंने अब्बा की चीज़ पिक कर ली। फिर किसी चीज़ में अम्मी बड़ी, कभी कभार मुझे उनकी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होती थी वो, तो मुझे लगता था ओ वाओ, ये तो अच्छी आदत है। तो जिंदगी में मैंने किसी मोड़ पे उनकी आदत भी अपनाई। तो आई थिंक उनकी गलतियाँ ही देखी। हाँ, अगर कोई चीज़ गलत लगी या कोई चीज़ अच्छी लगी, तो मुझे लगता है लाइफ में आपको बहुत क्लियर जो है अल्लाह ताला दिखा भी देता है कि ये इधर मिस्टेक, क्योंकि इंसान है, कभी अम्मी ने कोई मिस्टेक की, कभी अब्बू ने मिस्टेक की, और आई थिंक बेहतर ये है कि आप अपने पेरेंट्स की ही
मिस्टेक गलतियों से से सीख सीख लें लें। सर, तो मैंने तो इसी तरह मुझे किया। बहुत इंटरेस्टिंग लगती है बात है कि जो आफ्टर बीइंग अ पेरेंट कि जब बच्चा हुआ है हमारा तो हमें लगा कि मैं इसको सिखाऊंगी, हम इसको समझाएंगे, हम इसको ज़िंदगी के बारे में बताएंगे, हम सब कुछ करेंगे। हाँ। बट वाइल आई वाज अ किड, जब मैं बड़ी होती गई और मैं काफ़ी अरसा, क्योंकि मेरी थोड़ी सी लेट शादी हुई तो मैं काफ़ी टाइम मैंने अपने पेरेंट्स के साथ गुजारा है और उनको मैंने बचपन से छोटे डिसीजन से लेके बुढ़ापे तक में वो जो डिसीजन तब किया तो उसका क्या फल निकला वो तक देखा। तो उसमें बहुत सी चीज़ें इवन हमें भी लगा कि मतलब एज ए किड मुझे भी लगा कि मैं भी सिखा सकती हूँ कुछ एक दो चीज़ें जिसको कहते हैं थोड़ा बहुत गाइड करने के लिए। द बेस्ट पार्ट वाज कि मेरे पेरेंट्स जो है वो वक्त के साथ चलने वालों में से थे। तो उन्होंने बहुत दोनों ही हाँ। तो उसमें भी कहीं ना कहीं तजाद हुआ है, कुछ हुआ, लेकिन दोनों का वक्त के साथ चलना और दोनों का डिसीजन एक साथ लेना, उससे बहुत सारी चीज़ें मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे भी जाके पता चली कि कुछ डिसीजंस यू हैव टू टेक टुगेदर, कुछ डिसीजन में यू हैव टू टेक अ स्टैंड। जिसे कहते हैं ना कि भले घर का मर्द या घर की औरत नहीं एग्री कर रही है बट उस वक्त अगर आप स्टैंड ले लेते हैं तो आगे जाके उसका फल मिलेगा। तो ये ऑफ कोर्स अगर ये बच्चे अगर समझ लें और उसको इतने आजकल के इस इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में, क्योंकि हमारा फोकस ही इतना छोटा हो गया है, हम यहाँ से नज़र उठाते ही नहीं कि माँ बाप को देखेंगे वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो आई होप कि इस जनरेशन को इतना टाइम मिल जाए कि वो भी देख सके कि हमने क्या अच्छा किया और क्या गलतियाँ की हैं जिससे वो सीख सके। हमने तो थोड़ा बहुत शायद सीख लिया। एक ब्रेक के बाद आते वापस कंटिन्यू करते हैं और ब्रेक के बाद जो हम गुफ्तगू करेंगे उसमें हम अम्मा अब्बा को याद करेंगे, जिनके अम्मा अब्बा हयात, उनको हिचकियाँ आएंगी, और जो हमारे पेरेंट्स नहीं हैं और ज़ाहिर है उनके लिए दुआएं आपकी तरफ से भी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तानी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं तो फ्रेश हूँ लेकिन मेरी टीम जमाइयाँ ले रही है मेरे कान में। जस्ट इमेजिन इतना कंटेजियस होता है। मंडे को जब ऑफिस में कलीग्स आते हैं तो उनको देख के जो है ना, किसी की एनर्जी की वजह से आप खुद एनर्जाइज हो जाते हैं। खबरदार जो किसी ने कहीं मेरे पीछे जमाई ली। मंडे ब्लूज हो रहे हैं सबको। अच्छा, मैं नॉर्मली मंडेज को आपके शोज पे नहीं आती क्योंकि मुझे होता है कि हमजा का स्कूल फर्स्ट वीक का पहला दिन है, मैं इतना केओस से शुरू नहीं करूंगी अपना वीक एंड ऑल दैट। इसलिए मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है। हाँ। तो मैंने मंडे क्या फर्क पड़ता है? 3 बच्चे हमने स्कूल भेजे। नहीं मैंने तो एक पैदा किया ना। 3 बच्चे हो या 7 बच्चे हो, मतलब मेरी मम्मा तो 7 बहन भाई थे, वो लोग आप अपनी तरफ। हाँ। मैंने तो दुनिया में पहला बच्चा ही पैदा किया ना, और ओनली अभी तो बस यही है मेरे लिए। अभी इसके लिए यही चल रहा है, जब बस तक दूसरा नहीं होगा ना, बस ये पहले पे ही चल रही है कि बस। या आप लोग दुआ कर रहे कि नहीं? इंशाल्लाह। दुआएं माओ किधर बैठी हो सारी? इंशाल्लाह। माएं तो जागी भी होंगी फजर की अजान के बिल्कुल। बाद। चलो भाई उरूसा की तरफ चलते हैं, दिखाएं स्लाइड। उरूसा ने किससे क्या सीखा? बच्चों में बराबरी। बच्चों में बराबरी। एक तो टाइटल ऐसे वो होते हैं ना, पापा और मामा दोनों हमेशा साथ मिलकर सब कुछ डिसाइड किए, सब कुछ है, लेकिन जो तरबियत एक माँ की हो सकती है, क्योंकि वो घर में, क्योंकि मामा वॉज अ होम मेकर, वो घर में ज़्यादा थे और हम लोग रियाद में ही पले बड़े, तो वहाँ पर तो बिल्कुल भी ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि मासी हो या जमादार आए, यू हैव टू डू योर वर्क योरसेल्फ। तो वहाँ पर जैसे ही थोड़े थोड़े हम लोग बढ़ते हैं तो विद यंग एज मम्मा ने आहिस्ता आहिस्ता हमें हाउस चोर्स दिए। तो ये नहीं था कि ब्रश करना या वैक्यूम करना या बर्तन धोना मेरी ही जिम्मेदारी है और राफे रमीज की नहीं है। तो हम सब मिलके एक बेटी और 2 बेटे। 2 बेटे। तो अम्मा कैसे गुजारा करती है एक बेटी के साथ? और उस पे ये बेटी और मतलब सोचे कि जिसको वैसे ही काम चोर जो है। तो मम्मा ने हम सबको तो लिटरली अफ्तारी मैं बिछा रही हूँ तो राफे उठा रहा है, मैं फ्रूट चाट काट रही हूँ तो रमीज जूस बना रहा है, फला फला फला। दावतों में भी मतलब ये नहीं कि सिर्फ घर में से वैसे ही 4 लोग आ रहे हैं तो सिर्फ बेटी सामने काम करे। तो मम्मा ने ये बड़ा बराबर देखा। पापा के घर में या मम्मा घर में इतना ज़्यादा वो नहीं था ऑफकोर्स, लेकिन पापा ने कभी कुछ खास वो भी नहीं किया कि बहुत अच्छा है या नहीं है। कुछ हमें अंदर अंदर से होता था कि क्या है, मतलब मुझसे ज़्यादा मेरे भाइयों को कि क्यों हम भी सारा काम करते हैं। बट नाउ अब जब हम बड़े हुए हैं और अब जब नहीं है वो वाली फैसिलिटीज़ जो घर की होती हैं, जैसे भाई बाहर चला गया काम करने के लिए तो उसने खुद अपना खाना पकाना, हाथ कट रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो सब वो खुद संभाल रहा है। तो इसी तरीके से पापा ने कहा कि जब मैं गया था सऊदी अरेबिया फ्रॉम पाकिस्तान तो आई हैड टू लर्न एवरीथिंग, बिकॉज हम तो बाबू थे अपने घर के, 2 भाई और बाकी 6-7 बहनें, तो ही हैड टू लर्न अ लॉट। और तुम्हारे भाई को क्योंकि अम्मी ने सिखाया तो वो उसको काम आया। हाँ, बिल्कुल। हाँ। और ये उस तुम credit जमाने अम्मा में को निदा देती हो। सोचो, उस जमाने में भाई बहनों के लिए भी मतलब
ये बहुत कभी मजाक कभी बनता था जिसमें मामा को कभी नहीं लगा कि मेरा मजाक हो रहा। मामा बड़े कॉन्फिडेंटली कहती थी कि हाँ मैं तीनों से काम करवाती हूँ, बराबर करवाती हूँ, क्योंकि यही करना चाहिए और ये करना चाहिए। पापा ने कभी कुछ बहुत ज़्यादा उसको वो नहीं किया, लेकिन मैंने दावतों में पापा को भी देखा कि वो भी सब्जी प्याज काट रहे हैं, या संडे के संडे ड्राइंग रूम की जो डिटेल प्रो क्लीनिंग होती है ना, एक एक वाज पे, तो वो बाबा ने की। लेकिन मम्मा का ये शुरू से बताती थी कि तुम सब बराबर हो, तुम सबको करना है, तुम सब बराबर। पापा कभी बोलते नहीं थे, और ये बोलना जो है ना, दैट रियली हेल्प्ड। क्योंकि आज भी हम जिस रिश्ते में, हम इतने बड़े बड़े हो गए माशाल्लाह, हम सब शादी कर लिए, हमारे बच्चे हैं, अल्लाह का शुक्र, अब्बा ऊपर निकल गए, अल्लाह में उनको जन्नत नसीब करे। लेकिन अब वो सारी बातें जो है ना, और वो सारी ट्रेनिंग जो बराबर हो, सब कुछ हो, वो फिर बीवियों के साथ बराबर हुए जब बड़े हुए। फिर हम अपने शौहर के साथ जो है वो सिर्फ ये नहीं कि मैं सिर्फ घर में ही रहूँगी और तुम्हारा ही काम है ये करना और वो करना, तो वो अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे के लिए एम्पैथी होती है ना, जब हो गई तो बहुत काम आती है। चाहे हस्बैंड ये रियलाइज करे कि यार ये सारी रात इतने अगर बच्चे संभाले, इसको सोने दो, मैं खुद चला जाता हूँ। या अगर हाउसवाइफ है वो, या अगर हाउसवाइफ औरत है और वो देख रही है कि मेरा मियाँ डबल ड्यूटीज़ कर रहा है क्योंकि अखराजात पूरे नहीं हो रहे, तो मैं क्यों ना कुछ ऐसा करूं जिससे मैं उसको हेल्प कर सकूं। तो ये एम्पैथी बहुत ज़रूरी है। और हमने डिफाइन कर लिया कि दिस इज द ये औरत ये करती है, मर्द ये करता है, हम दो हैं बिल्कुल। और हम दोनों में से सुगड़ हाँ और साफ हाँ मेरा भाई है। हर चीज़ मेरे घर, खुदा की कसम आप आओगे मेरे घर में, मैं क्यों ये बात रिवील कर रही हूँ, लेकिन देखिए यही है मॉर्निंग शो का मकसद। प्लीज आप खुदा की कसम, मैं प्लास्टिक के डब्बों में खाना आएगा, उसी में मैं कहूँगी चमचे पकड़ो चलो पड़ जाओ। मैं अम्मी शॉक में चली जाएंगी कि मेरी अम्मी यूपी उर्दू स्पीकिंग, नस्तली क्रॉकरी जो होती है ना, वो उनकी तो हर चीज़, उनके नैपकिन और कढ़ाई वाले हर चीज़, वो मेरा भाई है। मेरे भाई का खुदा की कसम यहाँ से वहाँ अगर आप ये ले जाए ना प्लेट, तो उसको सारी बातें छोड़ देगा 1 मिनट के वो आप वापस प्लेट अपनी जगह पहुँच जाए। वो वाली अम्मी वाली क्वालिटी भाई You will walk into the room और वो ऑल फोर्स में वो मांझ रहा है, पॉलिश कर रहा है अपना फर्श। राफे ही मेक्स द बेस्ट बिरयानी। रमीज जो है, मतलब खाना जो ये लोग बनाते हैं, मतलब राफे जो भूनता है किसी चीज को, उसके मोबाइल पे एक स्क्रैच नहीं होगा, उसकी चीजें सब कभी खोएंगी नहीं, वो कभी नहीं मांगे रहा है। और मैं तो ये कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है, फेंक दिया होगा, तुम तो यही है। तो ये लेकिन it sounds like you also were, मैं माई मुंडा थी when I was growing up. I was a total माई मुंडा, total. I mean only when जब मैं पढ़ने गई हूँ बाहर, I learned to cook and then I love cooking. I love cooking. I still haven't fallen in love with cooking. मुझे that- अभी भी I also love cooking. I love cooking. It's really meditative. It's Yeah. really Therapeutic. Ammi hates cooking. I नहीं तो love आपको cooking. प्याज छीलना और काटना भी पसंद है। Yes. ये देखो, और आलू छीलना, देखो ये एक कुकिंग शो नहीं हो रहा है। नहीं, लेकिन मैं ये तुम एक लोग आज पसंद क्या है, बताने क्योंकि राफे जो प्याज काटता है ना, तो बराबरी होनी चाहिए। मकसद अगली ये स्लाइड दिखाओ। ये है, बिल्कुल। बातों की लहरों में इधर से प्याज। उधर बह जाते I'm हैं। seeing a प्याज now. मैंने इनको जिस बहाव में बहाना है वो स्लाइड दिखाओ। Oh my God, wrestling. Oh, my मुंडा, she said. Now I want to hear this. Wrestling is my अब्बू, अल्लाह उनको जन्नत का ऊंचा दर्जा दे। अब्बू और मैं और भाई, हम ऐसे, और अब्बू तो मेरे और भाई की भी तो मुर्गियों की नहीं लड़ाइयाँ कराते, ऐसे लड़ाइयाँ कराते थे। और मेरे अब्बू इंतहाई हाफिज़ कुरान, इंतहाई पढ़े लिखे, इतने रूहानी की कोई हद ही नहीं है। लेकिन जब वो खेल कूद का टाइम आता था तो अब्बू हमारे साथ खेलते थे। और फिर मेरी और अब्बू के, क्योंकि उमर जो है, मेरा भाई जो है वो सलीके वाला है थोड़ा, नहीं मैं वो हूँ जरा, अगर एक अब्बा होते थे रेफरी, वो बनते थे। चलो आ जाओ। अब्बा रेफरी, मेरा भाई कहता था मैंने नहीं करना। माय भाई वाज मोर ऑफ लाइक मेरे बाल, मेरे नहीं, मैं नाजुक हूँ। तो फिर मैं अब्बू पे वार हो जाती थी, फिर मेरे अब्बू की रेसलिंग मैच होती थी फुल। और फिर अब्बू चीटिंग करके ना टिकलिंग करना शुरू कर देते थे। यार ये जो है ना, ये हर बाप का ये मसला है। और अब्बू खुद उनको मैं उंगलियां घुसा के टिकल कर रही हूँ, उनको कुछ हो ही नहीं रहा है। और वो मुझे कोई इतना सा भी, और मैं चीखे मारा कि मैं भीख मांग रही हूँ, टिकल ना करें, टिकल ना करें, टिकल ना करें। मेरे अब्बू तो मुझसे दूर से करते थे। मेरी हंस के उल्टी पुल्टी वर्ड की तरह हो जाती। I cannot stand tickling, I cannot stand it। मुझे सोच के भी ना अभी कुछ हो रहा है। लेकिन ना, और अम्मी, माय यूपी अम्मी, जिनको सलीका पसंद है, जिनको तमीज पसंद है, जिनको पसंद है आप सही तरह बैठे हैं, आप एक खातून है, उनको वो गया क्या ये व्हाट इज ये क्या, ये शोर शराबा, खुदा स्टॉप इट नाउ।
ना ये तकिया जा रहा है नहीं, तो ये उस वक्त वो। अब्बा क्या कह रहे थे? वे खामोशी से फिर कमरे में चले जाते थे या कहते थे कि तुम भी आ जाओ और रेसलिंग करते सारे? अब अब्बा वुड ओनली स्टॉप जब तक हम में से एक कोई जीत जाए। और अच्छा, मुझे लगा जब एक को नहीं चोट नहीं लग जाए। अब डरते नहीं थे अब्बा अम्मा से। और फिर बाद में अम्मा को मनाते थे गाने गा गा के, जीवन से भरी तेरी आंखें। अब्बा अम्मा का तो रोमांस, दे वर आल्सो पोल्स अपार्ट। अम्मी वाज अ सोशलिस्ट, इज अ सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट। और उनकी love marriage थी ना? टोटल लव मैरिज। अच्छा, अब देखो ये कॉन्सेप्ट Total चेंज हो love चुका है, marriage. क्योंकि हमेशा ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, कहते हैं ना कि प्लस और माइनस। Total opposites. तो वो कहते हैं कि अच्छा जी, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपके जैसा कोई मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपके जैसा होगा जिंदगी इतनी बोरिंग होगी, ओह इतनी बोरियत होगी। माय हस्बैंड तो एंड आई इसलिए आल्सो, मैं हम लोग जिसकी भी opposites सुनती हूँ हैं। लंबी शादियां चल रही हैं, आप और यासे भी माशाल्लाह Opposite. complete अली और दो मैं तरफ भी न्यू। टोटल ऑपोजिट्स। मुझे और साकिब को, आपने साकिब के साथ काम किया है, तो अब आप उसी की बीवी हूँ मैं, अब सोचें कैसे? आप अली को मिलेंगी, अंदाजा हो गया है मुझे। इनको सबको मेरी- तमगा इम्तियाज मिलना चाहिए। मेरे For अम्मी their- और अब्बू सबर भी, को सलाम है भाई, मेरे सबर को अम्मी और अब्बू भी बिल्कुल ऑपोजिट थे, अच्छा। बिल्कुल। लेकिन मजे के हम हैं। नहीं नहीं, actually, So अली concept also- change अली है। laughter in the room. अली हाँ, ये बात है। यही है। ऑल्दो अली अब आके अपने, हम लोग 50s में आ गए हैं, तो अली अब अली आपका भाई, भाई नहीं, मियाँ। उमर भाई। कंफ्यूज होती हूँ अली मैं। आपका भाई। कोई बात नहीं, आप अली रोज मेरा शेयर करती है। हाँ, ये अच्छा था। हाँ, अली भाई है आप। मैं इसमें तो कंफ्यूज होती हूँ। मैं कितने अरसे तक, जब ये बाहर थी, तो मैं कितने अरसे तक इनकी मियाँ और इनके भाई की शक्लों में भी कंफ्यूज। उन लोगों की शक्लें मिलती हैं, नहीं मिलती है, मुझे तो लगता है। वो कश्मीरी है, I वो don't know, टोटली डिफरेंट पतले दुबले से हैं दोनों। हाँ, पतले दुबले से हाँ। हैं दोनों। लेकिन अब अली एंटरटेनर बन गए हैं बाकायदा। जी, वही तो मैं बाकायदा। बोल रही हूँ। मतलब पहले डिफरेंट थे, पहले चुप चुप थे, पहले ये चुप ज्यादा चुप थे बड़बोली थी। ज्यादा, अब तो वो बाकायदा फुल ऑन। अब मैं चुप हूँ, अब ही कमांड्स द रूम, और अब तो वो फुल ऑन। नहीं, बिकॉज क्या यही सच है कि कहते हैं कि मर्द जो है Rub आफ्टर off. 40s जो है दे स्टार्ट ग्लोइंग, और ऑल्सो हम लोग आप थोड़ा सा दोनों हो की जाते हैं। पर्सनालिटीज रब ऑफ ऑन वन अनदर। अब मैं जो कि पैसे के मामले में इतनी अजीब थी, बुरी थी, अम्मी वाज द वन वाज सेविंग ये वो, और मैं अब्बा की तरह थी, हाँ। मलंग। अब मैं स्टॉक मार्केट की तरफ रुजू हो रही हूँ, और अली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं उसमें इन्वॉल्व हो रही हूँ, और मैं ज़्यादा खामोश हूँ। और अली गाने गा रहे होते हैं गैदरिंग्स में। ये भी दोनों ने एक दूसरे की पर्सनालिटी पता है, एक सर्टेन टाइम पर उलट हो जाती है चीज। बहुत जैसे पहले मैं बहुत सोशल 14 साल की थी, अब मैं 52 की हो गई हूँ। जब मैं उनको मिली थी, मैं उस बार 14 बार थी। उम्र बताती, मैंने तो नहीं बतानी। और गूगल पे जो लिखी है वो गलत है, अल्लाह की कसम। गूगल मेरे पे अब्बू की आपकी शादी भी नहीं नहीं, हुई। मैंने तो बर्थडे आपके पास ही कर दी थी ना, आपके शो पे, तो दुनिया को पता है। इसका हाँ, तब मैं बताओ भी ना, अपनी अब उम्र बताओ, मैं बार बार ये कहती, बताओ, मेरे अम्मा अब्बा की तो 33 शादी भी नहीं हुई थी। 52। मैं भी अपनी उम्र बताती हूँ, हर बता जगह दो। बताती हूँ उम्र अपनी 34। अच्छा, बेबी देखो, अभी 10 साल आज का बाद शो पूछते उम्र हैं। बताने का शो नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। रेसलिंग इनके अब्बा कराते थे, ओ लेवल्स। अच्छा ये भी बड़ी एक चीज होती थी कि सब्जेक्ट क्या चूज करना है, मैट्रिक कैम्ब्रिज सिस्टम में में जाना पढ़ना है है या O level। मैट्रिक सिस्टम में जाना है, इंजीनियरिंग करनी है कि मेडिकल करना है, साइंस करनी है कि आर्ट्स करना है, बहुत कंफ्यूजन। अच्छा, जैसे मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए ओ लेवल काफ़ी महंगा पड़ता है, राइट? हाँ। क्योंकि पाउंड्स में आपकी एग्ज़ाम की फ़ीस जाती है, स्कूल भी बड़ा महंगा होता है। तो हम लोग तो नॉर्मल मैट्रिक सिस्टम के स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छी थी, जैसे शो पे बार बार बताया है। तो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। मेरे एक टीचर थे जो इतने अच्छे थे कि उन्होंने एक बार जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है ना, उसमें बुला के, आई थिंक मैं 7वीं जमात में होंगी, 7th ग्रेड में या 8th ग्रेड में, उन्होंने अम्मी को पास बुलाया है और अपनी नौकरी को ख़तरे में डाल के उन्होंने बोला है कि ये आपकी बच्ची इतना अच्छा पढ़ती है, कौन से स्कूल में डाल के रखा हुआ है इसको, इसका स्कूल चेंज करें और इसको ना आप अमेरिकन स्कूल भेजें। अब अम्मा अब्बा ने कहा अमेरिकन स्कूल, अच्छा अमेरिकन स्कूल तक तो नहीं पहुंच सकते थे, तो उन्होंने कहा कि ओ लेवल अभी बीकन हाउस करीब है। तो उन्होंने जो है अम्मी को बताया, अम्मी ने सुना। अच्छा, अम्मी को भी पूरी बात समझ नहीं आई कि ये ओ लेवल, वो नॉर्मल जो हर कोई मैट्रिक सिस्टम में ही पढ़ता था तो उधर ही पढ़ा रहे थे। अम्मी ने जाके अब्बू को बताया। अच्छा, घर पे फाइनेंशियली जैसे कि इतनी सेविंग होती थी और हम लोग नॉर्मल मिडिल क्लास घर के लोग थे, तो अब्बू ने ये डिसीजन लिया जब अम्मी ने बताया कि ये टीचर, इसका उस स्कूल का टीचर कह रहे हैं कि भाई स्कूल से निकालो, शी इज़ टू ब्राइट, इसको किसी आप अमेरिकन सिस्टम में पढ़ाएं। तो अब्बू का मुझे याद है कि अम्मी ने मेरे सामने ही अब्बू को बोला और अब्बू ने कहा कि हाँ फ़ौरन हम इसका स्कूल चेंज कर रहे हैं। तो अब्बू की ये बात बहुत मुझे अच्छी लगी कि इवन दो दे कुडंट अफोर्ड इट,
और उनकी 2 बेटियां थी, राइट? बेटियां थी और बेटियों के लिए नॉर्मली ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में क्या होता है कि आपने इनके लिए सेविंग करनी है, इनके जहेज़ के लिए, इनके शादी के लिए, अपने लिए सेविंग करनी है। लेकिन उन्होंने, क्योंकि वो ड्रीमर थे और रूहानी थे, उन्होंने थोड़ी सोचा कि कैसे होगा, क्या होगा, हम कैसे, हम नहीं अफोर्ड कर सकते थे ओ लेवल की पढ़ाई, लेकिन उन्होंने कहा हाँ हम और करेंगे, फिर अफोर्ड किया, और फिर अफोर्ड तुमने किया, सब कुछ किया, और फिर तो सब कुछ माशाल्लाह किया। बाजी, Old man was scholarship thinking से it माशाल्लाह, through. ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं रुसा था। रुसा उनको पता था ब्राइट है, हाँ। स्कॉलरशिप से टाइम पूरी अमेरिका में एजुकेशन जो ये लेकर आई और खुद अपने सबसे बेटे पे। इम्पोर्टेंट माशाल्लाह कहते हैं ना कि उस्ताद तुम्हारे रूहानी वालिदैन होते हैं, मतलब कि यू आर सो ब्लेस्ड कि तुम्हारे I पास am एक so ऐसा blessed. टीचर था, छोटा स्कूल हो या बड़ा स्कूल हो, आपके टीचर से बनते मैं हैं। उन टीचर का नाम लेना अगर वो चाहती हूँ, teacher सर नहीं- अरशद थे वो, और सर वाकई अरशद, में थैंक यू सो Thank you so much, और मैं उनको ढूंढती पता है रही। आपको कोई ना कोई फरिश्ते दुनिया में ऐसे बिल्कुल। मिलते हैं जो अल्लाह ताला ने आपकी राहें हमवार करने के लिए, आपको पता नहीं होता कहाँ से कहाँ आ जाते हैं। कभी कोई टीचर हो सकता है, कभी आपका कोई दोस्त हो सकता है, कभी आपका स्पाउस हो सकता है। मैंने देखा है कि शादी के बाद बहुत सारी खवातीन जो है वो उनको एम्पावर किया है। घर में इजाजत नहीं थी उनको अम्मा अब्बा के घर में कुछ करने की, और शादी के बाद उन्होंने अपने आप को ढूंढा है कि मैं हूँ क्या। तो कभी कभार आपको जिंदगी में ऐसे लोग मिलते हैं अम्मा अब्बा के अलावा भी। अच्छा, मैं ये कहती हूँ कि कभी कभी आजकल ये हो गया है कि मर्द ऐसे होते हैं, मर्द वैसे होते हैं। मेरी लाइफ में जो मैं आज तक यहाँ तक पहुँची हूँ ना, उसमें कुछ बहुत ही अजीम मर्द थे। एक तो मेरे अब्बू थे, लेकिन उसके अलावा मेरे 2-3 टीचर्स थे। जिस तरह के ये मेरे एक टीचर थे ना, कि उन्होंने जो शायद मेरे माँ बाप ने भी मेरे लिए वो ख्वाब नहीं देखा था, उन्होंने मेरे लिए देख के अपनी जॉब को खतरे में डाल के मेरी अम्मी को बताया। और इसी तरह मेरे 2-3 टीचर्स और भी रहे, और अभी बिजनेस में भी ऐसे ही है कि मैं अक्सर बहुत फंस जाती हूँ बिजनेस में, क्योंकि नहीं मुझे पता चल रहा होता। और 1-2 आदमी ऐसे जो इतने काइंड हैं और इतने नाइस हैं, वो आके कि एक लड़की है, हमारे माशरे में इतनी लड़कियां कर नहीं रही होती बिजनेस, तो वो आके हेल्प करते हैं। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि बड़े अच्छे मर्द भी हैं इस दुनिया में। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट स्लाइड। स्टार्टिंग जॉब। जॉब। यस। तो हम थे बच्चे, हाँ ठीक है। तो मैं थी मैं हम लोग यहाँ पे मैं यहाँ से सिंफैट से मैंने अपना 7-8 मैट्रिक किया, फिर मैंने अपना इंटर DHA कॉलेज से किया और मैं ग्रेजुएशन कर रही थी। तो उसी के उससे ज़रा सा पहले जो है वो पापा, हम लोग सऊदी अरेबिया से यहाँ शिफ्ट हुए और पापा को पीछे से हो गया हार्ट अटैक, और उसके बाद फॉलोड विद दैट बाईपास हो गया। तो जो सेविंग हमने सऊदी अरेबिया सारा माल बनाया था ना, पाकिस्तान में आके अब्रॉड फैमिली रही, सब चौपट हो गया। और पापा के इंश्योरेंस भी नहीं, कुछ नहीं, तो वी वर लाइक थोड़ा सा हमारा काफ़ी वी वर स्ट्रगलिंग। लेकिन उन्होंने हमें जो है वो स्कूल्स में हमेशा, जैसे तुम्हारे भी जैसे अच्छे माँ बाप जो होते हैं वो कहते हैं कम खा लेंगे, कम घूम लेंगे, पढ़ा लेंगे पढ़ा अच्छा से लें। तो सऊदी अरेबिया से यहाँ शिफ्ट होना और फिर स्कूल्स में जाना, जब हार्ट अटैक हुआ तो पापा तो वहाँ थे, और उसके बाद जब वो ठीक होकर यहाँ आए तो हमें तो इतना स्ट्रेस नहीं देना था, और इवन ही वाज ट्राइंग टू फिगर आउट, एक बंदा ऑफ दैट एज, 3 बच्चे और कुछ भी, मैं 11-12 साल के थिंक आई वाज इतने। तो मम्मी का ये डिसीजन था कि तुम लोग अभी मैट्रिक किया है और अब तुम लोग आहिस्ता आहिस्ता कोई जॉब, कोई ट्यूशन, मॉनिटर बंद कर दो, रूसा के दिमाग अपनी नहीं, शक्ल मैं पे वहाँ जा देख रहे के ना, मैं उसमें वो हो रही हूँ कि वो लिखा है स्टार्टिंग जॉब, कि मैं अपने पॉइंट से हिल ना जाऊँ। तो क्योंकि मैं ना कहीं और निकल जाती हूँ, बहुत ज़्यादा निकल जाती हूँ। तो फिर मामा ने फिर यही बोला, उन्होंने कहा कि तुम अब निकले, हम लोग आहिस्ता आहिस्ता काम पे। तो मेरे ट्यूशन से फिर कहीं पे कोई थोड़ी सी पार्ट टाइम जॉब करते 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 हम निकले, जिसमें हमारी फैमिली ने भी और पापा को भी थोड़ा सा गिल्ट भी होता था कि यार ये अभी क्यों, वाई इज शी वर्किंग और ये वो। लेकिन बस छोटे छोटे, कभी कभी ट्यूशन हो गया, कभी लेकिन किसी को घर रुसा, जाके कर आप ये देखो कितनी दूर अंदेश तुम्हारी अम्मी, मम्मी, क्योंकि आजकल के और जमाने में पापा इतना guilt में थे। जरूरी है एक सर्टेन एज में बच्चों को ये बताना कि भाई पैसा कमाना कितना इम्पोर्टेंट नहीं, और मम्मी का ये सोचना कि हार्ट अटैक हुआ है और बाईपास हो गया, आगे जिंदगी का कुछ नहीं पता कि कैसे जिंदगी जाएगी नहीं जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो फिर जब खुदा ना खास्ता अगर नहीं होते वो, तो फिर बच्चों का क्या होना क्या नहीं होना, तो ये अपने पाँव पे पैरों पे खड़े हो तो पापा को उस वक्त गिल्ट होता था, मम्मा उनको ये समझाती थी कि तुम समझ नहीं रहे हो, ये सही है। और मैं कभी कह- पढ़ाई नहीं हमारी बहुत miss हुई। अच्छी बात मैं है। कह हमारी रही हूँ पढ़ाई कि कभी miss हर नहीं माँ हुई। बाप को, आपके बच्चों को या आपको जरूरत है या नहीं, हर माँ बाप को वेस्ट की तरह 14 साल के बाद आपको इम्पोर्टेंट कुछ बात करने है, काम करना चाहिए, because बहुत इम्पोर्टेंट बात। पढ़ने, पता है पढ़ाई ज्यादा समझ आती है। जब मैं गई हूँ प्रैक्टिकली, बैचलर्स मैंने कॉमर्स से किया,
मुझे क्या पता बिजनेस का क्या क्या है क्या नहीं है। आई वाज यंग लिविंग माय लाइफ। एक छोटे से ब्रेक के बाद ना इसी चीज को आगे बढ़ाते, क्योंकि अभी मैंने स्विट्जरलैंड में देखा कि वो पढ़ाई के बीच में ब्रेक लेते हैं, जॉब कराते हैं 3 साल और फिर दोबारा पढ़ाई करा के कंप्लीट करते हैं। 100% है ऐसा ही ना? होना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद ये बात जरूरी करेंगे और फिर जो भी अम्मी देख रही हैं या अब्बू देख रहे हैं वो इस पे अमल दरामद करें फौरन। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और अब हम चल रहे हैं उस तरफ जो प्रोफेशन है हमारा, मतलब कि आपको क्या प्रोफेशन चूज़ करना है, इसमें भी अम्मा अब्बा का बहुत बड़ा हाथ होता है। बल्कि हम ब्रेक पे जाने से पहले कोई बात कर रहे थे, काम करना बराबरी कि बच्चों को यंग एज से, I mean, I was, हालांकि you know, I came from a okay background, but my parents were, जब मैं बाहर गई पढ़ने 18 साल की उम्र के बाद, that was it. अगर मुझे पॉकेट मनी चाहिए, I work for it. तो मैंने ऐसे कैसे आपकी अंदर कैसे डेवलप? मैंने लोगों के घर साफ किए, डॉग्स को वॉक कराया। डेवलप कैसे हुई? क्योंकि आप पैसे चाहिए थे मुझे। I needed money, I wanted money, मुझे आदत थी पैसों की। मम्मा ने स्टॉप किए, बाबा ने आदत थी, घर में तो हर कंफर्ट था ना। आदत थी, कंफर्ट लेवल अम्मा अब्बा के। जब आप बाहर पढ़ने गई नादिया जी, तो ये पैसे देना स्टॉप किसने किया, अब्बू ने कि अम्मी ने? कि आप जाओ खुद बोथ ऑफ देम। आई थिंक दोनों का जॉइंट डिसीजन था। ज़्यादा जो मनी का कंट्रोल था और उसके जो फैसले थे वो अम्मी पे होते थे। तो उन्होंने ख़ास तौर पे जब अपने सॉफ्टमोर ईयर में मैं अपने एक छोटा सा, मेरी कज़न और मैं एक अपार्टमेंट में रह रहे थे, तो उसका किराया भी वो था। तो अब्बू ने कहा बस अगर आपने अपनी कज़न के साथ शिफ्ट करना है कर लो, लेकिन दैट्स इट, नो पॉकेट मनी, देन यू आर ऑन योर ओन। So you know, there was half scholarship थी मेरी, तो बाकी half फीस थी। लेकिन वो मुझे अम्मी ने बड़ा encourage किया कि look for jobs. So I did look for jobs. And शुरू में तो it was cleaning homes and to walking dogs, and then it became promoted to babysitter. Then मुझे एक छोटा सा Greek restaurant था जहाँ पे मैं खनसामे की assistant थी। You know, सब्जियाँ काटना, वहाँ पे किचन की सफाई करना। तो and my cousins were waitresses in the same restaurant. हाँ, मतलब ये चीजें जो है ना करने से आप कि वो जो अंदर है ना कि हाँ मैं कोई चीज आपको ये पता चलता है। देखिए है। मुझे ये पता है कि कल खुदा ना खास्ता अगर कोई काम और ना मिले, सफाई का तो मिल जाएगा। I mean, क्या पापा कह रहे थे कि अगर आज काम नहीं होगा मैं टैक्सी चला लूंगा, मैं मजदूरी कर लूंगा। मतलब उन्होंने बात कि आज जब मैं काम कर रही हूँ, देयर आर टाइम्स व्हेन एक महीने में तो कितने आ जाते हैं और कितने महीने कुछ भी नहीं आता, तो बंदा उस वक्त बड़ा डाउन रहता है, इजी रहता है। सारे काम। एंड व्हेन यू 18, 19 फिर पैसे जोड़ के मैंने अपना टीवी लिया, यू नो, अपना सोफा, अपना हमने सारी चीज़ें अपनी सजाई, बाहर खाने पे जाना है, तो यू हैव योर ओन मनी, उसकी कदर आपको आ जाती है। तो ये अम्मा की वजह से हुआ ना, ये होता है ना कभी कभार अब्बा तो स्पॉइल करते हैं, हाँ ले लो दिला दूंगा, लेकिन ये चीजें कभी कभार ज्यादातर मुझे लगता है अम्मा ही डालती हैं आपके अंदर कि नहीं भाई इससे ज्यादा खर्च नहीं करने, ये तुम्हारी है। मैं तो जब कमा भी रही थी उस वक्त उनको लगा कि अच्छा छोटी उम्र में कमा रही है और आप ज़ाहिर शोबिस में आते तो दूसरी नौकरियों के मुकाबले में आपको थोड़े ज़्यादा पैसे मिल जाते ना, तो कभी कभार एक यंग एज में आपसे पैसे नहीं संभलते, आप ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी खर्च कर रहे हैं। मेरी अम्मा ने तो कहा तुम सारे पैसे जो है वो अकाउंट में डलवाओगी, अकाउंट खुलवाया, अकाउंट में डलवाओगी और मैं तुम्हें महीने की पॉकेट मनी दूंगी। लाइक वो भी जो चेक आता था वो जाते मेरे अकाउंट में थे, और फिर उस तरह मुझे समझ आया कि हाँ भाई क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है, वरना तो फिर अगर छोटी एज में पैसे मिलते तो हम तो बहा के ख़त्म हो गए। अच्छा, बीसी भी किसकी माँ या पापा ने जो है वो किया है? मेरी अम्मी को तो चिढ़ थी कमेटी से। मेरी भी अम्मी को चिढ़ है, वो कहती हैं कि इतना कंट्रोल नहीं है आपके ऊपर कि आप खुद अपने पैसे। मेरे अंदर तो कोई कंट्रोल नहीं था, तो अम्मी ने तो पकड़ के जो है ना कि बीसी डाल। अच्छा। तो वो इतनी सी बीसी डालते थे और उसके बाद पूरा साल अम्मी को ना हम सुनाते रहते थे और मम्मा सुनती भी, कोई मसला ही नहीं था मम्मा को, क्योंकि फिर जब बीसी खुलती थी तो हमें पता था कि दिस इज व्हाट वी सेव्ड, क्योंकि उससे पहले सेविंग का कॉन्सेप्ट मेरी जिंदगी में तो ये भी डिपेंड करता है, वैरी करता है। जैसे मेरी अम्मी की विल पावर बहुत स्ट्रांग थी, अगर उन्होंने कोई चीज सेव करनी है उन्हें
कोई माइका लाल नहीं उसको नहीं मेरे हाथ तोड़ में तो सकता। कहते सुराख है ना। अच्छा लेकिन एक और राफे चीज सुगर है, मैं मुझे तो हमें सिखाया अम्मी ने कि अगर इतना सा भी पैसा मिल जाए ना, इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी। यस, तो ये इतना हर किसी सा की भी, अपनी अगर और आपने इतना सुन ली सा- बात नादिया जी, मैंने सुनी नहीं। हाँ, फर्क है। दैट्स द अच्छा, ये बेस्ट थिंग दैट impulse- यू कैन डू। ये इम्पल्स कंट्रोल है। इम्पल्स कंट्रोल है ना, एग्जैक्टली। एंड आई थिंक आई लर्न, मेरे हाथ में सुराख था एंड ऐसे पैसे मैं जब मॉर्निंग शो करती थी, वेयर डिड ऑल दैट मनी गो, यू नो, जस्ट गिविंग दिस दैट, आई रियलाइज्ड व्हेन आई वाज लर्निंग एंड आई वाज यू नो बिकमिंग अ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर, तब मैंने सीखा कि जब पैसे का और सेल्फ वर्थ का एक डायरेक्ट एक और वो रिलेशनशिप है, और जब तक मेरा सेल्फ वर्थ नहीं स्ट्रांग हुआ, मेरा रिलेशनशिप विद मनी नहीं स्ट्रांग हुआ, क्योंकि वो मन पैसा जो मैं कमाती हूँ वो मेरी एनर्जी मेरी है energy जो कि है, मैं मेरी बस फेंक रही हूँ, यू नो, आई एम ये गिविंग इट बहुत अवे। बड़ी बात की है नादिया ने, $1 मिलियन बात की है ये। ये नो, तो ये मैंने सीखा कि मेरी, आसान अल्फाज में अब तो तक फिर के मैंने लोगों को भी काम करना शुरू किया अपने सेल्फ वर्थ में, अपने आप पे, अपनी अच्छा, खुद मैं एतमादी पे। अगर इस बात को समझाऊं तो नादिया जो है, नादिया बड़ी ज़बरदस्त बात कर रही है और ये बड़ी हाई लेवल बात है और ये बड़ी अच्छी बात है कि आपके शो में ऐसे इस तरह की अल्फाज में बात हो करो ताकि आवाम को सेल्फ वर्थ से मायने ये होगी कि आप जितनी अपने आप से मोहब्बत कदर करते करेंगे, हैं और अपनी कदर करते हैं, अपनी वैल्यू करते हैं, उतना ही आपके बैंक अकाउंट में पैसा होगा। Yes. अगर आप अपनी उस तरह कदर और उस तरह वैल्यू नहीं करते तो आपकी अकाउंट में उतना पैसा कदर नहीं का होगा। मतलब ही प्रायोरिटी है। अच्छा, priority सेल्फ कि लव, आप किस पे सेल्फ लव से ये बात है कि इस पे मेरा भी ये जर्नी रहा है, जैसे नादिया का रहा है, शी इज़ अ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर, तो मैंने भी अपने पिछले 6 साल में अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया है, और जितना मैंने काम किया है उतना ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पैसे बनाए, इवन दो मैंने शोबिस छोड़ दिया था, राइट, मैं ड्रामाज नहीं करी, और जिस वक्त मुझे लगता था कि ये बहुत अच्छे तरीके ना, बहुत जल्दी और बहुत अच्छे पैसे मिल जाते हैं आपको, स्पेशली अगर आप यू नो लीड्स कर रहे हैं ड्रामाज में, इंस्टाग्राम शाउट आउट्स और ये सारी चीज़ें। लेकिन मेरा जर्नी ये था अपनी सेल्फ वर्थ का कि मैं अनफॉर्चुनेटली खुश नहीं थी जब मैं काम कर रही थी। क्यों? क्योंकि मेरे लिए वो आवर्स बहुत लंबे थे। तो मैंने अपनी सेल्फ वर्थ पे काम इस तरह किया कि हाँ कोमल, पैसे बहुत अच्छे हैं, फेम भी है, लेकिन तुम खुश नहीं हो, तुम सुकून में नहीं हो, तो तुम छोड़ दो इस काम को। और होना क्या चाहिए था, अगर मैंने वो काम छोड़ा था तो मेरे पैसे ख़त्म हो जाने चाहिए थे। लेकिन क्योंकि मैंने अपने आप से मोहब्बत करके एक ये फैसला लिया था कि कोमल तुम खुश नहीं हो तो तुम ये काम नहीं करोगी, मेरे पैसे बढ़ गए, करोगी वो अपनी खुशी से करोगी। मेरे पैसे बढ़ गए। और मेरे पैसे कैसे बढ़े? क्योंकि मैंने अपनी सेल्फ वर्थ के ऊपर काम किया। और देखिए, पैसे तो जो है ना वो अल्लाह की तरफ से आते हैं, वसीला कोई भी हो सकता है, वसीला एक्टिंग हो सकती है, वसीला बिजनेस हो सकता है, वसीला मे भी शादी भी हो सकती है, इट कुड बी मेरा एनीथिंग। वैसे तो शादी थी, उसके बाद आया है मुझे। कोमल, मैं डिसिप्लिन से भागती थी, स्कूल के ज़माने से मैं डिसिप्लिन से भागती थी। मैंने सीखा जब मैंने सेल्फ वर्थ पे और अपनी कदर करना शुरू की, और मैंने और जब अपने आप पे काम करना शुरू किया, तो मैंने सीखा डिसिप्लिन मुझे आज़ादी देता है। बिल्कुल, डिसिप्लिन को मैं किस तरह समझाऊंगी? डिसिप्लिन, बाउंड्रीज भी रखें आप, बाउंड्रीज रखना, यानी वक्त कि पे- आपकी लिमिटेशन ऐसी खुला बिल्कुल जिंदगी अपना रूटीन बनाना और रूटीन से रहना, एक पर्पस मिल जाता है ना करना। हाँ। मैं कभी ना नहीं ना करती नहीं थी कर किसी, सकती। मैं ना नहीं करती थी किसी को, ना, नो आई एम सॉरी। तो ये इससे मैंने सीखा कि मुझे आज़ादी मिलती है। आज़ादी किस चीज़ की मिलती है? मनी इज़ कमिंग इनटू माय वे, अबंडेंस इज़ कमिंग इनटू माय वे। आज़ादी मुझे मिल रही है कि मैं फिर अपने वक्त में वो कर सकती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने काम में फिर अच्छी भी हो जाती हूँ ना। जब डिसिप्लिन होता है तो सेहत भी अच्छी हो जाती है। जिनका डिसिप्लिन नहीं है वो फिर वर्जिश भी नहीं अच्छा, करेंगे। लोगों के लिए ना इसको मैं आज़ादी की डेफिनेशन बहुत अलग गलत है। लोगों को लगता है हम सुबह अपने मर्जी से उठें, नहीं, सोते वो आज़ादी रहें, नहीं है। जो खाते रहें, मतलब जिंदगी में जो करना करते। लोगों को लगता है आज़ादी की डेफिनेशन ये है। अच्छा, लेकिन एक हर चीज़- किसी के लिए वैरी करती है। एक चीज़ मैं और ऐड करूँगी, सेल्फ वर्थ की क्योंकि बात हो रही है, निदा का जो शो है उसमें बहुत सारी औरतें आपका शो देखती हैं, तो अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में जो औरतों की सेल्फ वर्थ है ना, बिल्कुल। वो बहुत ज़्यादा कम है। अच्छा, होता क्या है कि वैसे एक सच्ची सी बात है कि जब हमारे यहाँ औलाद पैदा होती है तो हम चाहते हैं कि वो बेटा हो, ठीक है। वहीं से एक ना आपके दिमाग में, औरत के माइंड में जो बच्ची पैदा होती है उसको होता है कि मेरी सेल्फ वर्थ कम होगी, क्योंकि मेरे माँ बाप भी चाहते थे कि मेरी जगह एक लड़का होना चाहिए था, राइट। उधर से शुरू होता है। उसके बाद जो पूरी सोसाइटी है वो इस तरीके से बनी हुई है कि जहाँ पे मर्द का रुतबा जो है बहुत सारी जगहों पे ज़्यादा है, ज़्यादातर पावरफुल जगहों पे मर्द बैठे हुए हैं,
ज़्यादातर जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो मर्द हैं, जिनके पास पावर है, जिनके पास पैसा है ज़्यादा, वो मर्द हैं। तो औरत ने आहिस्ता आहिस्ता अपने सराउंडिंग में एक छोटी बच्ची शुरू से देख रही है कि मेरी तो कोई वर्थ इतनी है नहीं, और फिर बचपन से लड़की को सिखाया गया है कि तुमने करना है कॉम्प्रोमाइज़, कॉम्प्रोमाइज़ करना लड़की का काम है। तो इस वजह से उसकी सेल्फ वर्थ कम होती है, ठीक है, और वो अपने आप से उतना प्यार नहीं करती है, राइट, जितना लेट से मुझे लगता है हमारी सोसाइटी में मर्द करते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर मेरा भी एक ये जर्नी था कि मुझे अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ा कि आई मैटर, और मैं अपने पैसे से या अपनी डिग्री से या अपनी खूबसूरती से नहीं पहचानी जाती। मेरी जो रूह है ना, बस वही काफ़ी है। मैं पैदा हुई हूँ ना, वही काफ़ी है। मुझे अचीव करने की कुछ ज़रूरत नहीं है मोहब्बत लेने के लिए। तो ये है एक सेल्फ वर्थ। अभी नो अब मैं कोच करती हूँ, बहुत सारे यंग लोग आते हैं कोचिंग के लिए मेरे पास। मैंने एक चीज़ देखी है, पैसा चाहिए सबको, पैसा चाहिए। और मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, बिकॉज मैं एज अ कोच मैं नहीं कह सकती, लेकिन यहाँ पे बैठ के मैं कह सकती हूँ, अगर आप पैसे के पीछे भागेंगे ना, आप पैसे के पीछे ही भागते रहेंगे पूरी उम्र। पैसा के पीछे अगर आप भागेंगे, पैसा आपसे दूर भागेगा। पैसे यू विल बी पूरी उम्र उसके पीछे भागते रहेंगे, वो आगे आगे होगा, आप पीछे पीछे होंगे। एग्जैक्टली। आप किस चीज़ के पीछे पड़े हैं? वैल्यू। आप वैल्यू एडिशन के पीछे पड़े हैं कि आप क्या वो चीज़ कर रहे हैं जिससे मुआशरे में वैल्यू प्रोडक्शन आ सकती है। और आप अपना सबसे बड़ा जो आपका इन्वेस्टमेंट है ना, सबसे बड़ा आप खुद हो। आप खुद सबसे बड़ा हसासा। नादी जी, ये जो हम कहते हैं कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हम हैं, और ये हमें पता होना चाहिए, और ये तो उसकी कोई छोटे मोटे कोई कुछ टिप्स भी तो होने चाहिए ना, कि किस तरीके से आप अपने आप को उस वर्थ में कैसे पता। मुझे लगता है मेरी वर्थ अभी यही है, लेकिन ये निदा ने बड़ी अच्छी बात की है, जो आज़ादी की बात की, और नादिया भी कह रही है कि आपने अपने ऊपर क्या सबसे पहले क्या इन्वेस्टमेंट करनी है। मैंने क्या किया, जब मैं ड्रामाज नहीं कर सबसे ज़्यादा मेरा एक उसूल है कि मैं रात के 10 बजे सो जाती हूँ, और मैं सुबह को 5 या 6 बजे उठती हूँ, और मैं अपने फ़ोन को हाथ नहीं लगाती हूँ, और मैं अपने फ़ोन को हाथ लगाती हूँ 8 या 9 बजे। वो 3 घंटे होते हैं। अच्छा, आप देखो, ये इसकी आज़ादी ऐसे, क्योंकि ये इसने टाइम टेबल अपना खुद बनाया है, किसी और ने इसको बना के नहीं किया। इसके मिशन के लिए टाइम टेबल इसने खुद बनाया कि मुझे 10 बजे सोना है। ना इसकी अम्मी, ना मियाँ, ना बच्चे, कोई नहीं इसको डिक्टेट करा, ये अपने आप को डिक्टेट खुद करिए। ये है। देखिए, लियारी में एक स्कूल है, किरण फाउंडेशन। सबीना खट्टरी जी ने एक चीज़ सिखाई है उन बच्चों को। जिस तरह हम लोग सब हमें पता है कि जिस्म की सेहत के लिए हिलना ज़रूरी है। अगर आप नहीं वर्जिश करेंगे, जिस्म को नहीं हिलाएंगे, आपका जिस्म बीमार हो जाएगा। इट वॉज मेड टू मूव, हमारा जिस्म बना है हिलने के लिए। तो आप अपने नफ्सियाती सेहत के लिए रोज़ाना क्या करते हैं? तो हर बच्चा वहाँ पे उसे पूछा जाता है कि आज आपने अपनी नफ्सियाती सेहत के लिए क्या किया। कोई फूल सूंघा, कोई छलांगे मारी, कोई मौसीकी सुनी, कोई गाना गाया। ये तमाम चीज़ें आपकी नफ्सियाती सेहत के लिए हैं। So nice कि और बच्चों को ये जाके लाइफ कोच के पास जाना या किसी के पास जाना, जिस तरह आप ट्रेनर के पास जाते हैं अपने जिस्म के लिए, उस तरह किसी के पास जाना अपने नफ्सियाती सेहत के लिए ख़राब बात नहीं है। और इसका मतलब नहीं है कि आप नफ्सियाती तौर पे बीमार हैं। बिल्कुल इसका मतलब, मैं आज भी अक्सर जब मुझे लगता है कि मुझे अपने किसी डिसीजन में मदद की ज़रूरत है, तो मैं अपनी कोच को कांटेक्ट करती हूँ और मैं कोचिंग सेशंस ले लेती हूँ उनसे। बिल्कुल, क्योंकि मेरे 3 कोचेस हैं माशाल्लाह। अच्छा, मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा ये बताऊँ, मतलब मैं बल्कि आपसे पूछूंगी कि एक सर्टन एज तक हमारे अम्मा अब्बा ही हमारे कोच होते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन किस उम्र के बाद हम ये फैसला करें कि अब इन कोचेस के अलावा हमें दूसरे कोचेस की भी ज़रूरत है ज़िंदगी में? स्कूल में जिस तरह अरशद साहब थे कोमल की ज़िंदगी में, स्कूल में होते हैं, उसके बाद टीचर्स होती हैं। आई ग्रू अप लाइक, मैं जैसे मैं कह रही हूँ, मैं जब बड़ी हुई हूँ, मैंने सियासतदान देखे, मैंने वकील देखे, मैंने शायर देखे, मैंने फिल्म मेकर्स देखे, मैंने इतने लोग देखे, मैंने मज़दूर देखे, मैंने वो ऐसी सफाई वाली करने वाली ख़वातीन देखी जो 3-3, 4-4 बच्चियाँ पाल रही हैं, ख़ुद उनको स्कूल भेज रही हैं ताकि उनको घरों में काम ना करना पड़े, क्योंकि वो उनके शौहर नहीं थे। मैंने ये सारे मेंटोर्स ही हैं, और उसके बाद फिर आप एक और लेवल पे निकल जाते हैं जहाँ पे आप सडनली अपने आप को ये कहने रुकते हैं और आप देखते हैं कि ये दरख्त मुझे रोज़ाना ऑक्सीजन दे रहा है, रोज़ाना
मैं उसको सलाम एक बार नहीं करती। शुक्रगुजार हो जाते हैं ना। आप शुक्रगुजार और एक आप देखिए आप और जिंदगी फिर वो में दरख्त तक आपका प्यारी मेंटोर हो, वो दरख्त तक आपका मेंटोर हो जाएगा। जिंदगी में एक सर्टेन टाइम तक आप बड़े नाशुक्रे होते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, मेरे साथ ही ऐसा बुरा होता है, मेरी शादी खराब, मेरा बिजनेस इसको खराब। हम कहते हैं विक्टिम माइंडसेट। हाँ, और फिर एक सर्टेन टाइम पर आप हर किसी के शुक्रगुजार हो जाते हैं। जैसे आपने दरख्त की बात की कि ये इसकी वजह से ये मुझे अभी सांस 20s में तो सोचा भी नहीं था कि No. दरख्त सांस दे रहा है So या this you is should be called thankful. maturity basically. Comes with ages. अच्छा ये तो ना 20s में ये जब कैफे तो बहुत कम बच्चे उसमें थोड़ा सा मेच्योरिटी लेकर आ ये जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी भी है। तो मैं भी ऐसे ही थी कि मेरी लाइफ में, शुरू की लाइफ में बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी, तो मैं भी इसी तरह करती थी कि अब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मुझे सारी क्यों मुश्किल। ऐसे मिला? लेकिन जैसे जैसे मैंने अपने ऊपर काम किया, मैंने अपनी सेल्फ वर्थ के ऊपर काम किया ना, तो मेरा अल्लाह ताला से एक बड़ा ही एक Connection. खूबसूरत कनेक्शन बना, ठीक है। और उस कनेक्शन की वजह से मुझे ऐसा इत्तेकाद है, ऐसा यकीन है कि खुदा ना खास्ता अभी अगर आग भी लग गई ना, यहाँ आग लग गई, मैं बोलूँगी यकीनन अल्लाह ताला ने किसी Same. बेहतरी की वजह से ये किया वो है। तवक्कुल इतना मजबूत हो जाता है और आपको एहसास होता है। फिर कोई कहता है ना कनेक्शन मेरा वीक हो गया है, भाई कनेक्शन ये पाकिस्तान का वाईफाई सिस्टम नहीं है। ये कनेक्शन जो अल्लाह ताला की तरफ से आ रहा है, ये तो एक 1000 सुपरनोवा सूरजों से भी ज़्यादा है। ये तो इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, हमारा ध्यान बढ़ जाता है, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम और कामों में लग जाते हमेशा हैं। अच्छा ये जैसे आप जैसे जैसे मैं देख रही हूँ, मैंने नादिया को पहले भी देखा, अभी भी देखा, और आपकी पर्सनालिटी में चेंज आया है, ये अम्मा अब्बा के अलावा किसी और की वजह से आया या आप चीज़ें पिक करी थी? कभी कभार बच्चे जो है जस्ट कर रहे होते हैं ना, और स्पंज फिर काम करना बाद में शुरू करता है। मैं हर चीज़ में अब्बू थोड़े सूफीज़्म बचपन की में तरफ। जो भी मेरा ट्रॉमा था, जो भी सब जानते हैं कि क्या हुआ, जो भी हुआ, हाँ। उसके ऊपर मैंने कभी काम नहीं किया। जब मुझे कैंसर हुआ उस दौरान, क्योंकि कोविड था, मैं अकेली थी, कैंसर था, डिप्रेशन हो गया, और वो तमाम खौफ जो बचपन में मैंने जिनके ऊपर काम नहीं किया था वो उभर आए। मैंने अपने आप पे काम करना शुरू किया, मैंने पढ़ना शुरू किया, मैंने कोर्सेज करने शुरू की, फिर मैंने मास्टर कोचिंग का कोर्स किया, फिर मैंने हिप्नोथेरेपिस्ट बन गई, एम्ब्रेनिंग किया, बस पढ़ती रही और अपने आप पे साथ में मेरी कोच थी, अपने आप पे भी काम करती रही और मेरा तवक्कुल बढ़ता गया, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि ये तमाम ज़िंदगी में जो मेरी, यहाँ तक कि कोविड के अंदर कैंसर भी उसने मुझे भेजा है कि लड़की बस इधर देख रही हो, उधर देख रही हो, वहाँ से मदद ढूंढ रही हो, वहाँ से मदद ढूंढ रही हो, उसका दामन पकड़ रही हो, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही हो, क्यों? स्टॉप इट। ये वेकअप कॉल थी, ये वेकअप अल्लाह ताला की तरफ से बहुत वेकअप और हमें वेकअप कॉल्स एक्चुअली जिंदगी बहुत में प्यारी मिल रही वेकअप कॉल थी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। और अब तो बात आगे निकल गई है, अम्मा अब्बा से आगे निकल चुकी है। Yes, we will bring it back. We Good bring it morning. back. वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। दोबारा से अपना मैं आपको टॉपिक बता दूं, क्योंकि हम टॉपिक की लहरों में पता नहीं कहाँ से कहाँ तक चले गए, लेकिन खैर ज़रूरी बातें आप तक पहुँची। हमारा टॉपिक है कि ज़िंदगी की किस मोड़ पर हमने अम्मी की बताए हुए रास्ते का सहारा लिया और किस मोड़ पर हम अब्बू के बताए हुए रास्ते पे पहुँचे। कभी कभार रेड राइडिंग हुड की कहानी भी बनी, शॉर्टकट्स की वजह से नुकसान उठाना पड़ा, और कभी कभार लंबे रास्ते हमें फ़ायदा पहुँचा गए। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड किसकी है। ओपन हाउस। ओपन हाउस। अम्मी का घर, एक्चुअली नानी का घर, स्टार्ट विद नानी। नानी का घर हमेशा दरवाजे सारे खुले होते थे। हाँ। बस अम्मी का घर भी वैसा ही था। हमारा घर कभी दरवाज़ा लॉक नहीं रहा, खुला घर था, और मेहमान नवाजी बहुत होती थी। हाँ। मतलब कमरे ना हो कुछ नहीं होता, हम अपने कमरे खाली कर लेंगे, हाँ। लेकिन मेहमान को जगह मिलनी चाहिए, और कोई भी किसी वक्त भी आना चाहे, किसी टाइम पे भी, तो वो एक खुला घर था। जहाँ अम्मी पे- ने सिखाया। वो अम्मी ने सिखाया। अब्बू तो मेरे बहुत रिक्लूस थे। हाँ। अब्बू तो मेरे जानवरों से मोहब्बत करते थे, लोगों से वो दूर ही रहते थे, वो ज़्यादा अपनी किताबों में रहते थे। तो ये अम्मी थी जिन्होंने ये चीज़ सिखाई, और अपना दिल और अपना घर और हर चीज़ ना सबके लिए, मतलब आप कोई अम्मी जैसी हैं इस मामले में। बिल्कुल। हाँ। मैं तो अम्मी से भी मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा, यस, हाँ।
आई थिंक अम्मी मुझे थोड़ा ओवर ही समझती हैं इस लिहाज से क्योंकि क्योंकि मेरा घर तो सब इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, डंगरों के लिए, कुत्ते बिल्लियों खोतों के लिए, सबके लिए खुला है. Anybody who needs it, wants it, it's there. And तो कभी आपको ऐसा लगा कि इतना बिल्कुल सबके लिए आंखें बिछाने में कभी नुकसान भी होता है ना इंसान को? कहते हैं ना मेहना रवि हर चीज में जरूरी होती है. तो अली है अगर ना, आपका फायदा उठा उसके लिए अली है. जो कि मेरा बिल्कुल ऑपोजिट है. कंट्रोल करने के लिए भी जरूरी. बिल्कुल वो मेरा ऑपोजिट है. मेरा बस चले तो क्योंकि मुझे लगता है कि देखें, अगर अल्लाह ने आपको सर पे छत दी है, अगर अल्लाह ने आपके किचन में, आपके चूल्हे पे खाना है और किसी को ज़रूरत है, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, और आप उसकी ज़रूरत को कुछ अरसे के लिए पूरा कर सकते हैं, तो मेरा अपना ख्याल है ये आपकी जिम्मेदारी है. लेकिन ये बात भी सही है कि एक बाउंड्रीज होनी चाहिए. बिल्कुल, because you can't make everybody happy और फिर और वो फिर दूसरी आपके बात- दिल को लगती है जो मेरा दूसरी मसला बात ही ये होता है। मैंने हर किसी पे आप ट्रस्ट भी नहीं मेरा करते. दिल दूसरी टूट बात जाता वो है। है क्योंकि लोग फिर जाएंगे नहीं ना, हाँ. रह जाएंगे फिर हमेशा. फिर वो हमेशा के कहेंगे लिए. कोरमे जो कि में अम्मी नमक के कम साथ था, जो कि मतलब अम्मी के साथ हुआ कि लोग आए कुछ अरसे के लिए और फिर सालों तक रहे और नहीं गए. Oh my तो God. हाँ बिल्कुल अम्मी बिल्कुल ऐसी कहानियां नहीं है मेरे प्रॉब्लम पास. हुई रिश्तेदार अम्मी को. ऐसे हो के रिश्तेदार आके टिक गए. रिश्तेदार भी नहीं थी, दोस्त थे. मतलब किसी दोस्त की दोस्त थी जिनको जगह चाहिए थी. लेकिन ये हुआ कि देखिए अली और मेरे बीच में ना एक बैलेंस अच्छा बन जाता है कि अली ने भी मुझे ये भी सिखाया है कि किसी इंसान को लाने से पहले मैं ये कर लूँ कि मैं पहले से उसको एक बाउंड्री बना दूँ. ये कितनी अच्छी बात है कि कि यहाँ पहले पे अम्मा अब्बा ये हद है. अगेन डिसिप्लिन भी इसी में आ गया उससे पहले अम्मा अब्बा की को फॉलो कर रही थी, अब एक सर्टेन टाइम पे फिर हस्बैंड आ जाते हैं उस जगह पे कि अली ने मुझे बाउंड्रीज, मेरी हदें सिखाई हैं. हाँ. ये बात ज़रूरी होती है क्योंकि अब मैं, और ये भी अब है, मेरे बच्चे हैं, मेरी बेटी 3 साल की है, उनके से आई एम लाइक अ हॉक. मैं अपने बच्चों के ऊपर एक चील की तरह हूँ, इन द सेंस कि हेलीकॉप्टर मॉम कहते हैं ना आजकल. हेलीकॉप्टर मॉम एंड वो गुड टच बैड टच का मुझे बड़ा वो है कि गलत हाथों में ना लग जाए वो. तो उस लिहाज से भी अब मैं थोड़ी बाउंड्रीड हो गई हूँ. ये हो गया ना, आफ्टर बेबी थोड़ा सा बंदा प्रोटेक्टिव हो प्रोटेक्टिव जाता हो है गई कि कौन आ रहा है तो कौन अब ज़्यादा अब ये भी बहुत होता है मेहमान 100 बिस्मिल्लाह जब मर्जी आए. लेकिन आई हैव लर्नड कि आई कैन स्टिल, मैं मदद कर सकती हूँ, लेकिन हमेशा अपने घर के अंदर मदद करने की ज़रूरत नहीं है. और मदद करना और चैरिटी करना अलग है, मेहमान नवाज होना अलग है. ये दो फ़र्क चीज़ है. तो मेहमान नवाजी आपने अपनी अम्मा से सीखी है. वो है और वो कायम है. और उससे हल्ला गुल्ला भी रहता है घर में ना. नेक्स्ट स्लाइड. नो शादी इन टीन्स. टीन एज में शादी नहीं. गुड हमने भी टीन एज में नहीं किया, मैं 20s भूल में भी गई मैंने क्यों लिखा था. अम्मा ने हमारा सिखाया. रिश्ता जल्दी तो नहीं हो रहा था. अच्छा नहीं, जब मैं छोटी थी तो जब भी मैं घर से बाहर जाती थी तो कुछ ना कुछ, पता नहीं क्यों ऐसा था कि जब भी बाहर जाती थी कोई, जब पहली बार मुझे याद है मैं 13 साल की थी और वो हैदरी मार्केट होती थी हमारे घर के पास, उधर मैं अपनी अम्मी के साथ शॉपिंग करने गई हुई थी, तो एक आंटी आ गई थी रिश्ता लेने के लिए. 13 साल 13 साल इज टू यंग. फेयर स्किन लड़कियां एंड ऑल दैट. हाँ तो अम्मी, अच्छा तो मुझे कहानी क्या थी, सॉरी लॉस्ट माय ट्रेन ऑफ थॉट. हाँ तो अम्मी ने जो है ये डिसीजन लिया कि उन्होंने हमारी शादी जल्दी नहीं की, लेकिन क्योंकि हमारे घर पे एक तो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी भी बहुत ज़्यादा थी और दूसरा ये था कि हम लोग सिर्फ 2 बहनें थे और अब्बू की तबीयत थी ख़राब. तो ये एक बड़ी हिम्मत की बात है एक ट्रेडिशनल सोसाइटी में एक औरत का फाइनेंशियल स्ट्रगल को भी हैंडल करना. एक बीमार हस्बैंड भी है, आपका बेटा भी नहीं है, ठीक है, और आपकी 2 बेटियां हैं जो सोसाइटी के हिसाब से गुड लुकिंग मानी जाती हैं. तो मैंने ये बहुत ज़्यादा देखा है हमारी सोसाइटी में कि माएँ क्या करती हैं, बोलती हैं कि मैंने अपनी बेटियों की जल्दी जल्दी शादी कर दी, राइट. तो मुझे पर्सनली लगता है कि आई एम वेरी ग्रेटफुल अपनी माँ के लिए कि उन्होंने इतनी हिम्मत की कि उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अगर इनकी जल्दी टीन्स में शादी करूँगी, रिश्ते बड़े अच्छे आ रहे. तो वो कहानी यही थी कि मैं बाहर निकली थी अम्मी के साथ और वो आंटी आ गई थी और उन्होंने रिश्ता मांगा था और अम्मी ने कहा था ये सिर्फ 13 साल की है. उन्होंने कहा बेटा CA है मेरा. अम्मी कह रही है 13 साल की है, वो कह रही है CA है, राइट. तो वो उनको भी इतना आई गेस गरूर भी था कि मेरा बेटा CA है, तो क्या हो गया, अगर कोई छोटी भी है
हाँ कहेंगे ये लोग, इसमें ऐसी क्या बात है। तो बट अम्मी ने ना कही, अच्छा उसमें तो ना कह के ना मुझे डराने के लिए, बस अगले साल तक कर दूंगी मैं तुम्हारी। हर साल यही बोलती थी, करती नहीं थी। और बड़े मज़े से बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे रिश्ते आते थे और उनको वो मना कर देती थी। मैं अब बड़े होकर ये सोचती हूँ कि अगर वो उस टाइम पे हाँ कह देती तो मेरी अम्मी की ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाने वाली थी। वो मेरी शादी करती, मेरी बहन की शादी करती, मैं किसी अच्छे घर में होती, क्या पता उनको भी पैसे भेज रही होती, उनको भी सपोर्ट कर रही होती, जो होता है, राइट। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इसके पास बैकअप नहीं है इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी, इसके अब्बू बीमार है, इसका भाई नहीं है और इसके कोई चचा ताया भी नहीं है, राइट। तो मेल फिगर्स इतने नहीं है, तो इसको मैंने बनाना है इंडिपेंडेंट। तो मैं पूरी मेहनत करके पहले इसको पढ़ाई कराऊंगी, इसको अपने पैर पे खड़ा करूंगी और उसके बाद जो है मैं इसकी शादी Exactly, इसी सिचुएशन में माँ की बिल्कुल एक ऑपोजिट भी वही हो सकती है ना, कि शादी कराओ और खत्म करो। वो वही तो कह और रही है। उसी सिचुएशन में माँ का ये सोचना, मतलब कहने को देयर ऑलवेज टू वेज। मुझे लगता है चूज क्या करते हैं, आप choose क्या करते आगे हैं? के अच्छा ये लिए। कहना अभी तो बहुत जाने आसान छूट है, जाएगी। मुझे अक्सर हम पता है। देखते हैं ना जी। कोमल, जैसे तुमने बात की कि जल्दी जल्दी शादियां कर दूंगी। मेरे एक रिलेटिव हैं, उनकी 5 या 6 बेटियां थी और उनकी बेटियों को देखकर हम कहते हैं कि उन्होंने अपनी बेटियां फेंकी हैं। फेंकनी इतना, ये जो बहुत गंदा जुमला इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि उन बच्चों की जल्दी जल्दी शादी करके जो आया, जैसी फैमिली आई, ठक 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 टेरेबल। सो क्या हुआ, उनकी बच्चियों की जिंदगी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करके गुजारी। वरना आपको एक जिंदगी मिली है, आप इसको बहुत बेहतर तरीके से भी गुजार सकते हैं अच्छे सर्कमस्टांसेस में, अगर आपके पेरेंट्स मैं अली को मिली जब मैं 14 साल की थी, ठीक है। मेरे बेस्ट फ्रेंड के भाई का बेस्ट फ्रेंड था अच्छा और 16 साल की उम्र तक मुझे अली एक यूनानी देवता लगते थे, अच्छा ठीक है। और मैं एक झाबड़ जली थी, थ्रेडिंग भी नहीं की। अच्छा जी, मैं आप भी माइकल बहुत प्यारी जैक्सन थी, की ज़्यादा छोटी इतराएं बहन नहीं। लगती थी। कोई नहीं। मुझे अली ने, मेरा इतना एक फैंटेसी बन गई ना कि बस शादी करनी है, शादी करनी है, शादी करनी है, शादी करनी है। 14, 15, 16 एंड मुझे मेरी माँ ने खींच के रखा। मेरी शादी जाके 29 पे हुई। सच में 29 पे हुई। बिल्कुल सही शादी किया। मेरी। खींच के रखा, झापड़ मारूंगी कसम। ये लैला मजनू के बाद आपकी कहानी क्यों नहीं आई भाई, इतनी लंबी? क्योंकि मैं लैला थी, वो मजनू नहीं था। क्योंकि 14 साल तक रिलेशनशिप में रहे और शादी हुई 14 साल बाद। यस यस यस। बड़ी नहीं, बात अगर पहले हो जाती तो वो शादी एक अलग तरीके की होती। और अब क्योंकि मुझे लगता है कि साकिब की, एंड वी वेटेड फॉर 8 years कि फैमिलीज एग्री कर जाएं एंड ऑल दैट। तो उसमें मैं कभी मैं भी सोचती मेरी भरी जवानी में जो है ना, मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया और ये हो गया। बट मैं सोचती हूँ कि मेरे 8 साल पहले शादी हुई होती तो मैं जिस पॉइंट में थी, या मेरी जो सोच थी और उसकी जो सोच थी आज, तो वो पता नहीं वो शादी किस तरह चलती गई। अभी वो मैच्योरिटी, वो कुछ समझ, कुछ थोड़ी बहुत आ गई है। मुझे तो अभी भी लगा है कि जब मैं 29 साल की थी, मैंने शादी की, मैं खासा मैच्योर थी। मैं 30 साल की थी जब राखे पैदा हुआ है। और वो मेरे लिए, ऑल्दो मेरे बच्चों ने मुझे एंकर किया क्योंकि मैं इतनी बिखरी भी थी, लेकिन मेरे लिए वो एक बस खेल कूद मज़ा, बच्चे मैं उनकी फ्रेंड। अगर मैं वापस जाऊं, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अब नूर 3 साल की है, उसको मैच्योर नादो मिली है, तहम्मुल वाली माँ मिली है। मेरा अपनी लाइफ के लिए यही डिसीजन था कि मुझे भी यही था कि पहले अपनी इमेच्योरिटी सारी कर लूँ। और मैंने भी अपने 20s में ना कभी यहाँ भाग रही हूँ, इधर ट्रैवल कर रही हूँ, उधर ट्रैवल कर रही हूँ, ये बिजनेस शुरू कर दिया, बिजनेस इतना टाइम लेता है, एक्टिंग इतना टाइम लेती है, ये सारा कर लिया। और अब मुझे लगता है कि आई एम रेडी फॉर मैरिज देखो और कोमल, जी ये वाला कोई फॉर्मूला नहीं है। जी जी, हर किसी के लिए का अलग अपना है। हर किसी का अपना है। तो तुम्हारी यही वही वाली है ना बात, आज़ादी वाली बात यही आ गई कि तुम अपनी लाइफ के लिए ये कहती हो कि अब मैं इस पर हूँ, मेरी अम्मी जो चाहती थी इंडिपेंडेंट हो गई, तो अब ये वाली बात हुई। अब खुद मेरी पर ये अम्मी कोई अर्ली formula 20s में नहीं थी, है। खुद मेरी अम्मी 21 थी। अच्छा, मुझे ये लगता है कि जो अम्मी ने जो डिसीजन लिया ना कि उस टाइम पे नहीं किया, और अब लाइफ बिल्कुल ही अलग है ना हमारी, माशाल्लाह। लाइक हम पहुंच गए हैं कहीं पे और अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक करियर में भी बैकअप्स पे बैकअप्स हैं, लाइफ पूरी चेंज हो चुकी है। अब जब आप पार्टनरशिप पे जाएंगे ना,
तो आप अपनी बाउंड्रीज को भी, अपनी हदें भी बड़ी अच्छे से रखेंगे, आप ना ज़्यादा झुकेंगे नहीं। मुझे लगता है जब लड़की वाले अगर इस तरह के आप फैमिली में होते हैं कि कोई भाई नहीं होता या अब्बा बीमार होता है या फाइनेंशियल डिफिकल्टीज होती हैं, उस टाइम पे ना आप एक फियर के साथ उस रिलेशनशिप के अंदर जा रहे होते हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि हम कहीं ना कहीं जो है कमतर हैं या क्योंकि हम फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं, तो वो जो रिलेशनशिप है उसमें दूसरे वाले बंदे के पास पावर ज़्यादा होती है, आपके पास कम होती है और उसमें आपका फ़ायदा उठ सकता है। लेकिन जब आप एक पॉइंट पे लाइफ में आ जाते हैं जहाँ पे आपने सिर्फ पैसे नहीं, पैसे के अलावा जैसे मैं बात कर रही हूँ कि मैंने अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर, अपनी सेल्फ वर्थ के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर काम कर लिया है, तो लाइकलीहुड ज़्यादा होती है कि आप एक बेटर पार्टनर भी बन सकें और आप एक अच्छे पेरेंट भी बन सकें। बिल्कुल। तो मेरे पर्सनली मेरी लाइफ के लिए ये था कि पहले अपनी ये सारी चीज़ें कर लो, क्योंकि एक इंसान को इस दुनिया में लेकर आना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत बड़ी। तो मुझे ये खेल भी होगा, लेकिन मुझे लगता है बहुत बड़ी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत और बड़ी। मैं नहीं चाहती कि मैं अपने जो सारे इश्यूज हैं वो मैं उसके अंदर ले आऊँ, राइट? नहीं, अब मैं जब काम करती हूँ पंजाब के यतीम खानों में और प्रोटेक्शन ब्यूरोज में, जी, आधे से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो उनके वालिदैन ज़िंदा हैं लेकिन उनको पाल नहीं सकते या पालना नहीं चाहते। तो इट्स ये हम कर तो लेते हैं लेकिन इनको क्योंकि पालना, पाकिस्तान में ये माइंडसेट है ना, पाकिस्तान में माइंडसेट है जल्दी जल्दी हाँ। जल्दी जल्दी, ये वाला माइंडसेट है। तो ये मैं ये नहीं कह रही कि बहुत लेट कर, अफसोस ये है कि मेंटल हेल्थ का कोई वो तरजीह दूर-दूर तक जिक्र नहीं है। नहीं है। अच्छा, कोई है ही देखो नहीं है पाकिस्तान यहाँ में माइंडसेट ये क्यों है, मैं तुम्हें बताऊं। ये इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ की एवरेज एज 45 है, तुम्हें पता है ये बात? जब डॉक्टर भी बन रहे होते हैं इस एज में, वेस्ट में हमारे यहाँ की जो मतलब जिंदा रहने वाली एज है, अगर रिसर्च की जाए तो वो 45 है। तो आम लोग ये सोचते हैं कि यार हम यंग एज में बच्चे पैदा कर लें, हम अपने बच्चों को अपने सामने सेट कर दें। माइंड सेट ये इसलिए बना हुआ है और कोई वजह नहीं है। लेकिन अब तो 45 नहीं है ना, अब तो 60 पे आ गई है। और I don't मोर्टालिटी know. रेट जो है ना वो डिपेंड करता है आपके लास्ट लाइफस्टाइल रिसर्च तो यही कहती है। आपके लाइफ आप जी, कितने जी, जवान बोला है, वो बच्चों की सुने आज सुने। अगर आप देखें एवरेज कैसे निकलता है, आजकल कितने यंग लोगों की डेथ्स हो रही हैं, उनको हार्ट अटैक बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल। Lifestyle. ये नादी जी भी कह रही हैं कि आप अब आजकल में क्या है कि आजकल पैकेट फूड ज़्यादा है, आजकल आपको फ्रोजन आइटम ज़्यादा है, आजकल आपके पास बाकी वर्ल्ड को लेके बहुत सारा स्ट्रेस है, अनहाइजीनिक अनहेल्दी चीज़। आप जो नॉर्मली वो केला भी नहीं है, मतलब वो सेब भी नहीं है, मतलब कि इट्स ऑल मॉडिफाइड है, तो वो फिर कम होती है। लेकिन जो ये बात करी ना कि अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी चॉइसेस अच्छी अपने जिस्म के लिए, अपने दिमाग के लिए अगर आप वो चॉइसेस कर लेते, चूज़ कर लेते हैं, तो आप फिर चले निकलेंगे आगे। बिल्कुल। कोमल ने एक बड़ी अहम बात की कि कैंसर जो मेरे अंदर जो जितने भी वो खौफ थे जो मैंने मैं ब्रेक में कह रही थी वो, बिल्कुल कि जो मैंने कालीन के अंदर सारे झाड़ू मार के छुपाए हुए थे और बज़ाहिरी तौर पे ना दो बड़ी चुलबुली और कॉन्फिडेंट और शादी और बच्चे सब कुछ सेट था, लेकिन मेरे अंदर जो भी खौफ थे जो बचपन से जिनको मैंने नहीं संभाला हुआ था, उनकी वजह से और इस वजह से कि शायद मैं वर्जिश भी नहीं करती थी, खाने पीने में भी मैं रिलैक्स थी, तो कैंसर हो गया। तो जब हम मेरे ख्याल में देखिए ज़िंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन ये मेरा एक है जो मैंने पहले भी आपके शो पे एक बात की हुई है कि अगर तकदीर उसके हाथ में है तो उसने हमें फैसले की कुव्वत दी है जो कि फरिश्तों को भी नहीं दी, और उन फैसलों से हमारी किस्मत बनती है। तो वो आप अपनी ज़िंदगी की किस्मत सब कुछ अपने फैसलों से सही फैसलों से कर सकते हैं। इस पे मैं नादिया को टैग करते हुए बात कहूँगी। मैं ब्रेक पे जाऊंगी, ठीक फिर है, वापस आके हम कंटिन्यू करेंगे। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमें बहुत सारी बातें आ रही हैं और ब्रेक में हम कुछ इधर से हमारे उधर हो ब्रेक जाते में ना अलग 3 किस्म के टॉपिक्स शोज चल रहे हैं। हैं। लेकिन एक्चुअली हमारे शो का टॉपिक ये है कि हमने अपनी ज़िंदगी में अपनी अम्मी से क्या पिक किया और अब्बू से क्या पिक किया। बहुत सारे घराने ऐसे होंगे, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अम्मियाँ नहीं बोलती, और बहुत सारे ऐसे घराने होंगे जहाँ अब्बू नहीं बोलते। ऐसा भी होता है क्योंकि कोई एक जो है ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है। अगर अम्मियाँ कमाती ही नहीं है तो वो डिसाइड नहीं कर सकती कि हमने बच्चों को क्या दिलाना है, क्या नहीं दिलाना, और उनको क्या करना है प्रोफेशनली। और बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि अम्मी की ही चलती है और अब्बू भी अम्मी की सुनते हैं और बच्चे भी अम्मी की सुनते हैं। कितने सारी जगह ऐसा होता है कि आपकी मनपसंद रिश्ता नहीं हो रहा होता और
क्योंकि आपकी अम्मी अटक के बैठी होती है, मुझे नहीं करनी है हमेशा। मैंने कितने लोगों को देखा, और बहुत सारी जगह ऐसा होता है आपके अब्बू कहते हैं नहीं नहीं ये मुझे पसंद नहीं है, चाहे वो आपके काबिल हो सब हो। सो कभी कभार अम्मा अब्बा हुक्मरान बन जाते हैं बजाय पेरेंट्स बनने के। सो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो अम्मा अब्बा ऐसे नहीं थे। आई डोंट नो, मेरे भी नहीं थे शुक्र से। हम लोग इधर नहीं होते ना, यहाँ नहीं बैठे साथ होते। चलने वालों में से भी थे ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अम्मी वाज अ होम मेकर, बट मम्मा पढ़ी लिखी जरा से ज़्यादा थी। विद पापा तो बांग्लादेश और ईस्ट पाकिस्तान टाइप पे और रेड क्रॉस वगैरह, तो मम्मा को वो समझ थी। इवन बीइंग एट होम देखो ये लीड किया वो चीज़। तुम एज डॉटर तुम ये एनालाइज कर सकती हो कि मेरी अम्मा इस चीज में ज्यादा समझदार है, मुझे उनकी सबसे बड़ी बात, मेरी मम्मा जो थी समझदार थी, उससे ज़्यादा समझदार मेरे पापा थे। बिकॉज उनको ये समझ थी कि ये इसको अकल है और ये सही कह रही, ट्रस्ट है एंड मूव विद हर। तो ये भी बहुत बड़ी बात है फॉर अ पर्सन हु वाज नॉट दैट लिटरेट, जिनके हालात कि जिस तरह हुआ, लूजिंग हिज फैमिली इज एवरीथिंग, एंड देन जिंदगी में एक औरत आई, ही बीइंग द कमाने वाला, सपोर्ट करने वाला, और वो ट्रस्ट देना, वो फिर बंदी में कोई बात क्यों है ना। कहते हैं मैं कहती मम्मा क्या बात, मैंने कहा कैसे कर लिया हमने कि मम्मा वाज प्रेग्नेंट विद मी और पापा वाज इन रियाद वर्किंग लाइक नॉर्मल जॉब, और मम्मी ने जो है वो घर PCHS में 3 बेडरूम का किस तरह बुक किया। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मैंने कहा अभी तो पैम्पर के पैसे साकिब कहाँ से हो रही है वो, तो मैं सोच भी, मैं कहा मम्मा आपने घर कैसे बुक किया, कितनी सारी चीज़ें तो आपको राइट एट दिस मोमेंट का डिसाइड कर रहे होते हैं। कह रहे मैंने इसी मोमेंट के लिए ही तो ये घर किया था। तो वही है कि आगे सोचना और देखने की सलाहियत। मेरे यहाँ भी अम्मी थी जो ये सब चीज़ें जो ड्राइव करती थी बेसिकली। या और अगर हमारे यहाँ तो ये है ना, बाहर के मुल्कों में तो ये नहीं है इनहेरिटेंस का, वो कि आपने अपने बच्चों के लिए क्या बनाया। तो ये मेरे ख्याल में मेरी अम्मी की सोच थी कि बच्चों को क्या देना है, बच्चों के लिए क्या बनाना है। बिल्कुल। अब्बू बहुत प्रेजेंट मोमेंट में मेरे रहते थे, वो बहुत हाल में रहने वाले इंसान थे। वो ज़्यादा मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचते थे। आप अब्बू जैसी दोनों कि के अम्मी कॉन्वर्जेशन और कॉन्फ्लिक्ट भी सही होती होंगी ना, मतलब एक बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट। बिल्कुल बहुत ज़्यादा। और अब अब्बू, हालांकि मेरे अब्बू टोटल मलंग थे, लेकिन अगर हम छुट्टियों पे जाते थे, अब्बू का दिल चाहता था हम अच्छे से होटल में रहें, और अम्मी का दिल चाहता था कि नहीं हम पैसे ज़ाया ना करें और हम एक सॉर्ट ऑफ नॉर्मल टाइप छोटी सी जगह में रहें। तो उधर उनका बड़ा इंटरेस्टिंग वो हो जाता। मैं अम्मी की तरह हो, आई थिंक अब इस उम्र में आके, अपनी 50s में आके मैं सीख रही हूँ सेव करना, ये करना, क्योंकि वही सेल्फ वर्थ वाली बात आ गई है कि अब मैं अपनी भी कदर करती हूँ। तो जो मैं कमाती हूँ और जो भी फजल मेरी तरफ आता है वो मैं अब उसकी भी कदर करती हूँ। बिल्कुल। तो अब जाके आप अम्मी की तरह हो। अब पहले मैं बिल्कुल अम्मी की तरह थी, अब जाके मैं अम्मी की तरह हूँ, और वो अब्बू भी हैं मेरे अंदर। तो एक बैलेंस, जाहिर मिली जुली होते हैं बच्चे। अब उरुसा तुम भी बताओ कि तुम्हारे अंदर ज्यादा झलक किसकी नजर आती है? मेरे अंदर ज़्यादा झलक जो है मेरे अब्बा की है, लेकिन अब जैसे मैं थोड़ी बड़ी होती जा रही हूँ तो अम्मी की प्रैक्टिकलिटी भी समझ आ रही है। तो अब्बू भी बिल्कुल मेरे ऐसे ही थे, मलंग थे, प्रेजेंट मोमेंट में रहने वाले, पैसे ना बचाने वाले, और उन्होंने मुझे बड़ा प्रिंसेस बना के रखा हुआ था कि मैं जब सुबह को जागती हूँ, और अभी तक ये बहुत बुरी आदत है मेरी, सुबह जागती हूँ तो बिस्तर बना के नहीं निकलती अपने कमरे से, बिस्तर वैसी का वैसी होता। और पीछे जो है वो अब्बू ने आदत ख़राब की हुई है कि जब मैं उतरती तो अम्मी कहती नहीं कि भाई बिस्तर बनाओ, और खैर वो एक बोलती नहीं कि भाई शादी कैसे होगी तुम्हारी, तुम्हें तो बिस्तर भी बनाना नहीं आता। तो अब्बू क्या करते थे, पीछे से जाके जल्दी जल्दी से बिस्तर बना देते थे। अम्मी कहती थी इसका क्या होगा, आपने इसे इतना बिगाड़ दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो सेल्फ वर्थ वाली बात है ना, जो अब्बू ने वो किया, उससे कहीं ना कहीं मेरी एक सेल्फ वर्थ बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रिंसेस बना के रखा कितनी था। तुम्हारी प्यारी बात है कि अगर लड़की का बाप उसको इतनी वर्थ देता है तो वो अपने आप को कुछ समझती है। और कभी कभार लड़कियों को अपने आप को कुछ समझना बहुत जरूरी है, हमेशा। हाँ, अरे निदा, कभी कभार नहीं, मैं भी नहीं कभी कभी निदा, मैं मैं पिछली इसलिए बार- कहूँगी लचकदार होना चाहिए। नहीं आप लोग ये नहीं समझे कि कॉम्प्रोमाइज करना कोई गलत बात है। एक तो ये मैं बहुत ज्यादा सुन रही हूँ, शादी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि आपको लचकदार बात थी ना, एग्जैक्टली, यानी कि जब ठंडा गर्म जाता मैं है। आपके पिछले शो में जो आई हूँ ना, मैंने घर जाके उस पे नीचे कमेंट्स देखे, तो नीचे ना कि 2-3 औरतों ने लिखा हुआ है
कोमल तो सब बैठ के अपनी तारीफें करती चली जाती है, ये मेरी पढ़ाई और ये मेरे माँ बाप और ये वो, तो मुझे थोड़ा सा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरे अब्बा ने मुझे ऐसा प्रिंसेस बना के रखा था। मुझे वाकई में लगता है कि मेरी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है और मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। तो और जो नेगेटिव है वो भी मैं आके बताती हूँ, लेकिन जो कमेंटर्स थे उन्होंने कहा ये तो सिर्फ आके अपनी तारीफें करती रहती है। लगता है ये शो पे आई इसलिए थी सिर्फ अपनी तारीफें करने के लिए। तुम्हारे अंदर तुम्हारे अब्बू की क्वालिटी ज़्यादा लगती है तुम्हें या अम्मी? पापा जो है वो एक तो मुझे तो सारे पापा भी मतलब दिखने में ना सफ़ेद शलवार कमीज़ और दाढ़ी और सफ़ेद टोपी, लेकिन बहुत ही कोई कूल डूड ना, मतलब जिसका मेरा दिल करता था कि वाइट ब्लैक दाढ़ी में मैं ना डाई करूँ और टी शर्ट और शॉर्ट्स पहन के गैलेक्स के साथ बैठे, वो डॉन बने ना, क्यूट से डॉन। तो ही वुड डू एवरीथिंग, वो यही इसी तरीके से कुश्तियाँ लड़ना सब कुछ। वो चैरिटी, मम्मी पापा दोनों चैरिटी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, लेकिन पापा ज़रा ना डेप्थ में जाके, वो उन गलियों में जाके और उन घरों को चेक करके कि वो उसको ज़रूरत है कि नहीं, इसको ठेला, उसको खोका, इसको ये, इसको वो। तो वो चीज़ें मम्मी इतना जाती नहीं थी, लेकिन पापा की, और पापा इतनी स्टोरीज बताते नहीं थे, थोड़ी सी एज के बाद से आहिस्ता आहिस्ता बताने लगे, जब उनको खुद छुपके से पता चला कि मेरे दोनों भाई और मैं भी कुछ ना कुछ करते हैं। तो वो जो टाइम था और वो जो आदत है ना, वो मुझे लगता है कि मम्मा का तो है ही है, लेकिन पापा का ज़रा ज़्यादा हमें ना वो पंप की ये बात, क्योंकि मम्मा की मासी या इसकी शादी, उसके तो इधर से छोटे मोटे कम वो किए, लेकिन पापा वुड एक्चुअली मेक एन एफर्ट टू फाइंड पीपल एज वेल। तो वो एक चीज़ मुझे पापा का लगता है। दूसरा, मेरा शायद कॉमेडी करियर में भी ना इतना लंबा चलना, बिकॉज आई ऑलवेज, यू हैव अ चॉइस व्हाट रोल टू चूज एज वेल, बट शायद ज़िंदगी में अल्लाह मियाँ ने भी, रोज़ी ने भी और सब कुछ भी, और फिर मैं जब एक फ़ैन से मिली स्पेशली, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कॉमेडी करती थी और मैं तंग आ गई थी। तो मैं एक दिन इस्लामाबाद में कहीं डेवू पे थी, कहीं जा रही थी, तो मैं चेकिंग कराई तो पीछे से आंटी ने आके गुदगुदी कर ली और मैं मैंने कहा कि क्या हो गया, मतलब ना, और गुदगुदी आई है, गुदगुदी में तो आप गुस्सा भी कैसे करेंगे। तो उसने आके ना मेरे गाल पकड़े आंटी ना, मेरे सर पे प्यार किया, उन्होंने कहा तुम्हें पता है कि तुम कितना बड़ा सदका जारिया करती हो, कि तुम्हें देख के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, वो आती है। सो जब पापा का इंतकाल हुआ है, तो जो बंदा आया कहते यार कैसा मुस्कुराता चेहरा, कैसा मुस्कुराता चेहरा, कैसा मुस्कुराता चेहरा, एंड देन ही वुड, बिल्कुल तुम जैसे मुस्कुराती हो, वो भी ऐसे जैसे वो करते वैसी तुम भी करती हो। तो दैट थिंग मुझे, और पापा की डेथ के बाद मुझे ज़्यादा रियलाइज़ हुआ है कि मुस्कुराता हुआ चेहरा जो आपको अगले को मेंटल पीस और बाकी सब कुछ, एक उम्मीद, एक होप और एक बस एक पॉजिटिव एनर्जी देता है, दैट मीन्स अ लॉट। सो दैट इज़ फ्रॉम माय फादर। और मैं यहाँ प्रोग्राम एंड करने से पहले एक तो आप लोगों का थैंक यू कि अब घर की बातें सारी बताई हैं यार आपने। बहुत ही ना, कभी कभी ना बंदा वो करता है, ज़्यादा लेकिन देखो इन बातों से अंदाज़ा क्या हुआ, इन बातों से अंदाज़ा हुआ हम अक्सर अपने स्पाउसेस जो तलाश कर रहे होते हैं अपने लिए, वो शक्ल सूरत और अट्रैक्शन पे बेस्ड होते हैं, लेकिन इससे बहुत आगे है स्पाउस ढूंढना आपकी ज़िंदगी के लिए। आपके स्पाउस आपकी ज़िंदगी आगे बहुत बड़ी बात बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत और उसके आगे देखना पड़ेगा कि अगर आप कोई अपनी ज़िंदगी में औरत लेकर आ रहे हैं, वो आपके बच्चों की माँ बनेगी, और वो कैसी माँ बनेगी, या आप अगर अपनी ज़िंदगी में कोई मर्द लेकर आ रहे हैं, वो आपके बच्चों का बाप बनेगा। तो आपको ये सोचना चाहिए कि विल वी बी अ गुड टीम फॉर द चिल्ड्रन, हम अपने बच्चों के लिए क्या अच्छी टीम बन सकते हैं। टू अर्ली टू थिंक अबाउट। You have to, I think अगर क्योंकि लोग सोचते हैं, जो सोचना चाहिए बिल्कुल, एंड आई थिंक कि शादी से पहले इंसान ज़रूर ये सोचे कि अगर आपने बच्चे पैदा करने हैं, क्या हम एक रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार टीम बन सकते हैं दोनों बच्चों के लिए, क्योंकि वरना बच्चे बहुत रुलते हैं एक बुरी शादी में, जिस जहाँ पे माँ बाप के बीच में कम्युनिकेशन ना हो, बच्चों को बहुत तकलीफ पहुँचती है। बिल्कुल। सो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा, कुछ समझा होगा। आज की गुफ्तगू मज़ेदार रही, समझा, सीखा, अब्जॉर्ब किया तो ज़रूर ज़िंदगी पे अप्लाई कीजिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।